Good morning to everyone. Just give me a minute. चलिए सो एवरीवन, प्रभु आ जाओ। गुड मॉर्निंग मालिक। बहुत 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 स्वागत है सभी लोगों का, जितने भी बच्चे जहां से भी जुड़ रहे हैं, जिस शहर से आप लोग जुड़ रहे हो। गुड मॉर्निंग सानिका, सागर, ज्योति, अनुज। महेश, सुयश, प्रतीक्षा, अमित, अभिषेक, सुयश, सब लोगों को बहुत सारा गुड मॉर्निंग मालिक। चालू करेंगे क्या आज जीवन में? आज पढ़ने की इच्छा हो रही है क्या? पढ़ने की इच्छा हो रही है आज? जल्दी से बताओ, आज क्या पढ़ने की इच्छा हो रही है क्या? ऐसा कभी बोलो ना, सर अभी 2 दिन बहुत पढ़ लिए, थोड़ा सा आराम करो। आप भी आराम करो, हमको भी आराम करने दो। ऐसा बोलो ना कभी जीवन में तुम। हाँ सर बहुत पढ़ लिए जीवन में, थोड़ा सा आराम करो। एनीवन? ईमानदारी से रोज पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। एक चीज बता देता हूं, अगर आप रोज पढ़ रहे हो तो आपका ये टॉपिक बेहतरीन हो जाएगा और आपका एक रिवीजन मेरे साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। तो डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है। लेट अस स्टार्ट। बच्चों मॉर्निंग, प्रभु मॉर्निंग आप सभी लोगों के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं एक इंपॉर्टेंट कोट के साथ। इफ नॉट मी देन हु, एंड नॉट नाउ देन व्हेन। इस बात को बड़ी डीप है, जरा आराम से समझिए। इफ नॉट मी देन हु, अगर मैं नहीं तो कोई और कैसे? आपको हर बार ये सोचना होगा, और हर बार जब भी आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़े तो ये लाइन आप जहां पे भी पढ़ रहे हैं, जिस डेस्क पे भी पढ़ रहे हो, वहां पे जरा लिख के रखिएगा। मैं बता रहा हूं आपको जीवन भर मोटिवेट करेगी। इफ नॉट मी देन हु, अगर मैं नहीं तो कोई और कैसे? मतलब एक चीज आपके पास हमेशा होनी चाहिए कि भैया मैं होना ही चाहिए। इफ नॉट मी देन हु, अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और कैसे करेगा? और कोई और क्यों करेगा मेरे रहते? इफ नॉट मी देन हु, नॉट नाउ देन व्हेन। और अगर आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? क्या जिंदगी बहुत बड़ी है? नहीं, हमें आज ही करना होगा, अभी ही करना होगा जो करना होगा। और तब जाकर के ना हम में वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। सो बात कह देता हूं, इफ नॉट मी देन हु, नॉट नाउ देन व्हेन। ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा। यस, चलिएगा। सो यहां से चालू करते हैं, कुछ फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, एक मिनट, आ रहा है मेरे ध्यान में, आ रहा है प्रभु, आ रहा है मेरे ध्यान में, आ रहा है। हाँ, इनकम टैक्स एक्ट सबसे पहले कहां से आया था? जल्दी से बताओ, इनकम टैक्स एक्ट कहां से आया था? इसकी कोई हिस्ट्री थी? सो आया तो हमारे पास बहुत पहले से था, लेकिन इसको पहली बार सर जेम्स विल्सन ने लाया था इन 1860। पहली बार एक्ट बना इन द ईयर 1922, एक प्रॉपर एक्ट बना आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके बाद इंडिपेंडेंस मिला, और इंडिपेंडेंस के बाद हमने हमारा खुद का एक्ट बनाया, इनकम टैक्स एक्ट 1961, लेकिन रूल्स बनाए 1962। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक्ट तो 1960 के अंदर में 1961 में आ गया था, लेकिन इंप्लीमेंटेशन 1962 में होता है, बिकॉज पूरा इनकम टैक्स आने वाले साल की लैंग्वेज में, दैट इज असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिखा होता है। कैसा लिखा होता है बोलो जल्दी से? आने वाले साल की लैंग्वेज में, दैट इज असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिखा होता है। ठीक है मालिक? अच्छा जी। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि 1961 के अंदर में क्या चेंज था? इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव बेसिस पे लाया। प्रोग्रेसिव बेसिस मतलब क्या होता है? हाँ, याद आ रहा है। आ रहा है मेरे को, आ रहा है। प्रोग्रेसिव बेसिस मतलब, हाँ, प्रोग्रेसिव बेसिस मतलब कास्ट के हिसाब से टैक्सेशन होगा, बराबर ना? प्रोग्रेसिव बेसिस मतलब कास्ट के हिसाब से टैक्सेशन होगा, बराबर ना?
कम ऑन एवरीबॉडी, प्रोग्रेसिव बेसिस मतलब कास्ट के हिसाब से टैक्सेशन होगा। से यस, नहीं तुम लोग तो कुछ और बोल रहे हो। हाँ ये हुई ना बात, अब कहा तुमने सही, ये बात कही तुमने। हायर द इनकम हायर द टैक्स, हायर द इनकम हायर द टैक्स, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ेगा। तो हमें 4 शब्द पढ़ने थे, इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक बात याद रखना, जब भी हम लोग सुबेरे आएंगे पहले कल का रिवीजन होगा, उसके पहले का रिवीजन होगा, राइट। तो सबसे पहले हमने एक्ट देखा था, सेक्शन देखा था, प्रोविजो देखा था, एक्सप्लेनेशन देखा था। तो सेक्शन इज अ सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ एन एक्ट, यस 298 सेक्शन है इनकम टैक्स के अंदर में। प्रोविजो या प्रोवाइडेड दैट वर्ड मिल गया, मतलब आप समझ लेना एक्सेप्शन टू पर्टिकुलर सेक्शन है। एक्सप्लेनेशन मतलब उस पर्टिकुलर सेक्शन में अगर कोई वर्ड है तो उसका क्या मीनिंग होगा, ये एक्सप्लेनेशन के अंदर में लिखा हुआ है। एक्ट और रूल्स में क्या फर्क है, एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ, रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। फिर नोटिफिकेशन और सर्कुलर क्या होता है भाई साहब, नोटिफिकेशन कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज, यस अगर कोई भी चेंज आता है तो कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज आपको यहां देखने को मिलता है। ऑल नोटिफिकेशन 6 मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल, यस। सर्कुलर, सर्कुलर दीज आर इशूड बाय सीबीडीटी, यस मैंडेटरी है डिपार्टमेंट के लिए, एसएससी के लिए मैंडेटरी नहीं है, एसएससी के लिए मैंडेटरी नहीं है, डन। इसके बाद हम लोगों ने बात कही थी, तो कुल मिला के हमें इनकम टैक्स में क्या क्या पढ़ना है, व्हाट आर द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो पहले एक्ट, फिर रूल्स, फिर नोटिफिकेशन, फिर सर्कुलर और केस लॉ भी होते हैं। फिर हमने बात करी थी बेटा शेड्यूल और अनेक्स्चर की। शेड्यूल, शेड्यूल क्या होते हैं मालिक, शेड्यूल, शेड्यूल इज फॉर्मेट्स एंड एक्सप्लेनेशंस व्हिच आर अटैच्ड टू एक्ट। अनेक्स्चर के अंदर में टेबल ऑफ फीस एंड अदर कंटेंट्स दिए हुए होते हैं। यहां से हम गए थे यश के घर पे रेड मारने के लिए, बोलो कहां गए थे, यश के घर पे रेड मारने के लिए, क्या तुम्हें याद है। तो यश के घर पे जब हम रेड मारने के लिए गए तब हमने एक सवाल सुना यश के मुंह से कि क्या तुम्हारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है मेरे घर में एंटर करने के लिए। तो भाई साहब यहां से हम लोग निकले आर्टिकल नंबर 265 समझने के लिए। हमने ये भी समझा क्या देश के प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर आकर के क्या रात 8 बजे टैक्स जीरो कर सकते हैं, उनके पास ये पावर ही नहीं है। नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, no taxes can be levied or collected except by authority of law, राइट मतलब अगर किसी भी तरीके का टैक्स लगाना है या कलेक्ट करना है तो कोई अथॉरिटी ने एक लॉ पास करना चाहिए। तो हम समझने गए ये कौन सी अथॉरिटी है जो लॉ पास करेगी। हमें समझ में आया 2 लोग, एक पार्लियामेंट अगर सेशन में है तो पार्लियामेंट किसी भी लॉ को बनाएगी, और अगर पार्लियामेंट सेशन के अंदर में नहीं है, अगर पार्लियामेंट सेशन के अंदर में नहीं है तो फिर कौन बनाएगा बेटा, बोलो। प्रेसिडेंट कैन प्रोमोलगेट एन ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट कैन प्रोमोलगेट एन ऑर्डिनेंस, यस। चलिए टैक्स जब हम बात करते हैं, अच्छा कुछ बच्चे आज पहली बार आए होंगे, तो जो बच्चे पहली बार आए हैं प्लीज इसके पहले के 2 लेक्चर जरूर देख करके आ जाना। और जो बच्चे आज नए नए आए हैं जो लगातार कमेंट कर रहे हैं, कृपया आप कमेंट को रोक दीजिए। सर पढ़ाते वक्त कोई मस्ती नहीं, जब मैं आपसे सवाल पूछूं आप तभी कमेंट कीजिएगा। और आपके जितने सवाल है सभी सवालों के जवाब देने के लिए मैं बैठा हूं लेक्चर के एंड में। लेक्चर के एंड में आपके जितने सवाल रहेंगे वो सारे सवाल मैं आपके जवाब दे दूंगा, तब तक के आप खुद को, मुझको या किसी भी और को प्लीज डिस्टर्ब ना करें। थैंक यू सो मच, आई लव यू टू। आइए टैक्स की बात हमने शुरू करी थी, तो टैक्स में क्या सिर्फ टैक्स कलेक्ट होता है, आंसर इज नो। टैक्स में 3 चीजें मेजरली होती है, एक होता है टैक्स, दूसरा होता है सरचार्ज, तीसरा होता है सेस। तो टैक्स किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, दोनों डिवाइड करते हैं, क्या होता है। तो हमें पता चला कि टैक्स कलेक्शन का पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और बाद में इसे डिवाइड किया जाता है आर्टिकल 270 के हिसाब से। बोलो किसके हिसाब से, आर्टिकल 270 के हिसाब से इसे डिवाइड किया जाता है सेंटर और स्टेट। तो आप और मैं डिसाइड करेंगे कौन सा स्टेट कितना लेगा, जल्दी से बोलो, आप और मैं डिसाइड करेंगे कौन सा स्टेट कितना लेगा, करेक्ट। आप और मैं डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्टेट कितना अमाउंट लेगा, कोई और डिसाइड नहीं करेगा, कोई भाई बीच में नहीं आएगा, तू और मैं डिसाइड करेगा। बोलो हां, क्या आप और मैं मिलकर डिसाइड करेंगे, नहीं, कौन डिसाइड करेगा साहब, प्रेसिडेंट अलोंग विद फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेंगे। क्या टैक्स सेंटर और स्टेट में डिवाइड होता है, यस सेंटर और स्टेट में डिवाइड होता है। कहां रखा जाता है, जितना भी टैक्स कलेक्ट हुआ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखा जाता है। इसके बाद हमने देखा सरचार्ज, सरचार्ज लगाने का पावर आर्टिकल 271 से आता है। हां तो सरचार्ज भी डिवाइड होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। आ रहा है मेरे ध्यान में आ रहा है, सरचार्ज भी डिवाइड होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ, हां यहां सेंटर और स्टेट के बीच में सरचार्ज डिवाइड होता है, हां यहां, नहीं
नहीं, पक्की बात नहीं। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ये उनके बीच में बिल्कुल डिसाइड नहीं होता, ये उनके बीच में बिल्कुल डिसाइड नहीं होता, क्योंकि सरचार्ज सिर्फ और सिर्फ कौन रखता है मालिक? सेंटर रखता है। हालांकि किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है, राइट, वो डिवाइड नहीं होता, वो सेंटर के पास ही रहता है, किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट है। चलिए तीसरी बात पे आते हैं, तीसरी बात पे आते हैं। सर HEC, क्या HEC वाले पैसे को, दैट इज सेस वाले पैसे को किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है? क्या सेस के पैसे को किसी भी यूज के लिए किया जा सकता है? जल्दी से बताइए, क्या सेस के पैसे को किसी भी यूज के लिए किया जा सकता है? नो। सेस के पैसे को हम सिर्फ उसी के लिए यूटिलाइज करते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए, सेस के पैसे को हम सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं जिस पर्पस के लिए उसे कलेक्ट किया गया है। इंडिया में जब इनकम टैक्स के साथ सेस कलेक्ट किया जा रहा है, इसे दो पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है। हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए इसे यूटिलाइज किया जा रहा है। हेल्थ, अभी जितनी कोविड वाली स्कीम चल रही है और इसके पहले भी जितने हेल्थ सेक्टर्स थे उनके लिए यूज किया जा रहा था, और मिड डे मील स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान, इस तरीके की चीजों के लिए क्या किया जा रहा है? इसे यूटिलाइज किया जा रहा है। यस प्रभु, बहुत शानदार, बहुत शानदार। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं साहब। सेस कलेक्ट किया जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ टैक्स। फिर हमने देखा टैक्स और ड्यूटी के अंदर में क्या फर्क है? ड्यूटी इज ऑन गुड्स, टैक्सेस इज ऑन गुड्स अदर देन गुड्स इंक्लूडिंग सर्विसेज। टैक्स इज अ मोर वाइडर टर्म देन ड्यूटी। फिर हमने देखा टाइप ऑफ टैक्सेस कौन कौन से थे। टैक्सेस के दो प्रकार थे, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस एक पर्सनल टैक्स होता है, आई हैव टू पे इट ऑन माई ओन इनकम। इनकम 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 के ऊपर मैं टैक्स पे कर रहा हूं, रिसीट के ऊपर नहीं। रिसीट माइनस एक्सपेंसेस के ऊपर मैं मेरा इनकम पे टैक्स पे करता हूं। इनडायरेक्ट टैक्स इज कलेक्टेड फ्रॉम अनदर पर्सन एंड पेड टू गवर्नमेंट। सो इनडायरेक्ट टैक्स इज अ इम्पर्सनल टैक्स, डायरेक्ट टैक्स इज अ personal tax. Yes, direct tax is administered by CBDT whereas indirect taxes is administered by CBIC. CBDT के अंदर में पहले 4 टैक्स कवर हुआ करते थे। कौन कौन से 4 टैक्स? एस्टेट ड्यूटी, मरने के ऊपर जब व्यक्ति टैक्स लगाता था उसको एस्टेट ड्यूटी कहते थे। इन शॉर्ट, कोई व्यक्ति गुजर गया, उसकी एस्टेट किसी दूसरे के पास चली गई तो वो एस्टेट के ऊपर व्यक्ति टैक्स देता था। हद घटिया, कतई जहर वाला टैक्स था, हटा दिया, बहुत अच्छा किया। फिर वेल्थ टैक्स एक्ट हटा दिया, बहुत अच्छा किया। गिफ्ट टैक्स एक्ट हटा दिया और उसकी प्रोविजन इनकम टैक्स के अंदर में इंसर्ट कर दी गई। तो एज ऑफ नाउ मेजर टैक्स जिसको सीबीडीटी एडमिनिस्टर कर रहा है वो है इनकम टैक्स एक्ट, राइट। इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसका पहले नाम हुआ करता था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, इसको नाम बदल करके सीबीआईसी कर दिया विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। यस, चलो जी, बहुत शानदार। इसके बाद प्रभु, इसके बाद हम ढूंढने निकले कि भैया 1961 का लॉ, टैक्स पढ़ लिया, एक्ट पढ़ लिया, फिर पढ़ा 1961 का लॉ, हम 2021-22 में पढ़े जा रहे हैं। भाई क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक है इसका? हमने पढ़ा, हाँ भाई बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि लॉ तो वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं। रिश्ता वही है हमारा, एक्ट वही है, लेकिन हर साल इस एक्ट के अंदर में अमेंडमेंट आते हैं। अमेंडमेंट कहां से आते हैं? बजट आते हैं। बजट कौन से एक्ट के हिसाब से प्रिपेयर होता है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से प्रिपेयर होता है। अच्छा जी सर, तो बजट कब आता है? हर साल 1 फरवरी को बजट आता है, इसको प्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। जब भी बजट आता है, 2 तरीके के बजट होते हैं हमारे देश के अंदर में, एनुअल बजट, इंटरिम बजट। वापस से बोलो, एनुअल बजट, इंटरिम बजट, एनुअल बजट, इंटरिम बजट, एनुअल बजट, इंटरिम बजट। इंटरिम बजट उस साल आता है जिस साल हमारे देश में वो हो रहा हो। ये वो क्या है? ये वो क्या है? उस साल आता है जिस साल हमारे देश में वो हो रहा हो। हाँ, ये बात कही ना तुमने, बिल्कुल सही जवाब दिया यहां पे मेरे प्यारे बच्चों ने। उस साल होता है जिस साल इलेक्शन होता है। तो इलेक्शन के साल में क्या 2 बजट होते हैं? आंसर इज यस। एक इंटरिम बजट होता है, एक फाइनल बजट होता है। क्या दोनों वैलिड होते हैं? बिल्कुल दोनों वैलिड होते हैं। इंटरिम बजट 6 महीने के लिए होता है, फिर नई सरकार आके बचे हुए ईयर के लिए अपना फाइनल बजट बनाती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। यस प्रभु, बहुत क्लियर। यहां से हम लोग आगे बढ़े, यहां से हम लोग आगे बढ़े। हमने देखा अमेंडमेंट
दो चीजों के अंदर में होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में अमेंडमेंट होता है। इनडायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट उसी रात से अप्लाई करना चालू कर देते अनलेस कोई और डेट नोटिफाई की हो। डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से अप्लाई करते हैं। वैसे तो वो फाइनेंशियल ईयर से ही चालू हो जाते हैं, लेकिन उसका इंप्लीकेशन जो आता है वो अगले साल से आता है। हेंस एक्ट 1961 1962। तो जो बच्चा मई 22, नवंबर 22, दिसंबर 22, जून 22 दे रहा होगा, उन बच्चों के लिए फाइनेंस एक्ट 2021 एप्लीकेबल है। क्लियर है प्रभु? यहां तक के सबको क्लियर है? डन? शानदार, बहुत शानदार। यहां से हम गए हमारे एक बड़े वर्ड के ऊपर, इनकम। हां, तो इनलीगल इनकम इज नॉट टैक्सेबल, ट्रू और फॉल्स? इनलीगल इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, ट्रू और फॉल्स? इनलीगल इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है सर, पूरा कतई जहर, एकदम गलत बात, आज छू, बिल्कुल गलत बात है सर। क्योंकि यहां पे हमने देखा एक टी कुरैशी जजमेंट था, जिस जजमेंट के तहत कोर्ट ने डिसाइड किया था इलीगल इनकम इज आल्सो एन इनकम। इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विद लीगल और इलीगल। यस, इलीगल इनकम इज परफेक्टली टैक्सेबल, लेकिन इससे रिलेटेड खर्चे जो टी कुरैशी साहब जजमेंट में अलाउ किए गए थे, इनकम टैक्स में अमेंड किया गया इस जजमेंट के बाद और कहा गया इलीगल से रिलेटेड इनकम तो टैक्सेबल है, लेकिन इससे रिलेटेड खर्चे अलाउड नहीं है, इससे रिलेटेड खर्चे अलाउड नहीं है। याद है मालिक? चलो, बहुत शानदार। फिर हमने देखा था कि रेगुलर और इरेगुलर से इनकम को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम को रेगुलर और इरेगुलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन इफ साल में अगर आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी ये इनकम के डेफिनेशन के अंदर में आती है। इनकम मींस रिसीट, पर हर रिसीट इनकम नहीं होती। रिसीट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। क्या क्या क्या? मैंने सुना नहीं। कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट के मेजरली 4 कैरेक्टरिस्टिक है, लोन, लाइबिलिटी, कैपिटल, पर्सनल इफेक्ट। वैसे लाइबिलिटी में लोन और कैपिटल भी कवर होता है, मैंने क्लैरिटी के लिए इसको अलग अलग करके रखा। लोन, अगर आपने लोन लिया है, पैसा तो आया है पर ये इनकम नहीं है। यस, लाइबिलिटी मतलब बैंक लोन, अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, बॉन्ड। आपके पास पैसा तो आया होगा, लेकिन जिसको ये पैसा मिला है, इस फॉर्म के अंदर में मिला है, उसके लिए ये लाइबिलिटी हुई। कैपिटल, बिजनेस में जो कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है वो कैपिटल रिसीट होती है। और पर्सनल इफेक्ट मतलब ऐसी चीज जिसको आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे थे और इसको बाद में आपने बेच दिया, इनकम है। क्या ये इनकम टैक्सेबल है? आंसर इज नो। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन है जो हम कैपिटल गेन चैप्टर में देखते हैं। आहो, यस, इसके कुछ एक्सेप्शन है जो हम कहां देखते हैं मालिक? कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर में देखते हैं। अब यहां से हम निकले ये समझने के लिए कि भैया कोई कैपिटल रिसीट होती है, रेवेन्यू रिसीट होती है, और आपके ध्यान में और मेरे ध्यान में जितने एग्जाम्पल थे, इन सारे एग्जाम्पल को टटोला कि क्या ये इनकम टैक्सेबल है या वो इनकम टैक्सेबल है। क्या हमारे ध्यान में जितनी इनकम आई, करीब 26 तरह की इनकम हमारे ध्यान में आई कि क्या ये टैक्सेबल होगा या वो टैक्सेबल होगा, तो हमने सबके ऊपर डिस्कशन किया। एंड आई एम श्योर आपके पास कुछ और भी सवाल होंगे और इन सवालों को बचा के रखिए, इसको और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सभी को बता दूं, कई ऐसी चीजें हैं जो हम अभी नहीं आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो चीज कहीं ना कहीं लिंक होती है, आपको पता होगा। यस, तो ऐसी कई चीज होगी मालिक जो मैं आपसे ये कहूंगा कि ये अभी छोड़ दो, हम इसको आगे देखेंगे। इसका एक ही पर्पस होगा, आगे के साथ इसको इस तरीके से लिंक करके पढ़ेंगे कि आपके यहां नहीं यहां भी बैठ जाए। ठीक है मालिक? चलो, इनकम को पढ़ा, अब आते हैं इनकम की डेफिनेशन के ऊपर। पेज नंबर 8, पेज नंबर 8। सभी लोग, सर ये जो पीडीएफ आप यूज कर रहे हैं ये कहां मिलेगा? मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगा। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां जाइए, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, जो बच्चे नए हैं। राइट, सबसे पहले बात करते हैं इनकम। क्या इनकम डिफाइंड है? यस, सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में इनकम डिफाइंड है। हालांकि आपको ये डेफिनेशन याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, कल कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे जिसका जवाब मैं आज ही देने वाला था। सर, इनमें से अब तक हमने जितना पढ़ा है इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है? बेटा, जो चीज इंपॉर्टेंट होगी ना, मैं तुम्हें खुद बता दूंगा ये इंपॉर्टेंट है और इसको लर्न करके पढ़ के समझ के जाना ही जाना है। तब तक के, जब तक के मैं इंपॉर्टेंट ना बोलूं तब तक के आप समझ लीजिए नॉट सो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है। आइए इनकम की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। सिचुएशन 1,
इनकम फ्रॉम एनी बिजनेस और प्रोफेशन, अगर आप किसी भी बिजनेस प्रोफेशन से पैसा कमाते हैं, बिजनेस किसी भी तरीके का धंधा करके आप पैसा कमाते हैं, मेरी बात को फिर से जरा ध्यान से सुनिएगा, किसी भी तरीके के धंधा करके आप पैसा कमाते हैं तो यस आपके लिए वो इनकम मानी जाएगी, यस आपके लिए वो इनकम मानी जाएगी। किसी भी प्रकार का बिजनेस, यहां पे बिजनेस से कोई लेन देन नहीं, किस प्रकार का बिजनेस, किसी भी प्रकार का प्रोफेशन, यहां पे प्रोफेशन का मतलब लिखा है प्रोफेशन में कौन कौन आएंगे, राइट, और उनकी इनकम टैक्सेबल है। डिविडेंड, क्या डिविडेंड इनकम है? ऑब्वियसली यस, कंपनी जो अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर के बीच में, तो ये शेयर होल्डर के लिए क्या मानी जाती है? इनकम मानी जाती है, तो डिविडेंड इज ऑल्सो इनकम। सीजी, सीजी का मतलब है यहाँ पे कैपिटल गेन, याद रखना यहाँ पे इनकम टैक्स में जब हम सीजी वर्ड यूज करते हैं मोर और द लेस हेड्स के अंदर में, तो हम उसको कैपिटल गेन ही समझते हैं। फिर वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड, इसको कहते हैं डोनेशन रिसीव्ड, डोनेशन रिसीव्ड कल ही हमने देख लिया, जिसको डोनेशन रिसीव्ड हो रहा है उसके लिए ये इनकम है। वैल्यू ऑफ परक्विजिट, कल याद है हमने एक एग्जांपल लिया था, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया, कार दिया, वो भी इनकम मानी जाती है परक्विजिट। अब वो इनकम कैसे मानी जाएगी ये सैलरी में देखेंगे, पर क्या वो इनकम मानी जाती है? आंसर इज यस। एक्सपोर्ट इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट, गवर्नमेंट असिस्टेंस, सीधे शब्दों में सब्सिडी, क्या सब्सिडी इनकम है? यस, गवर्नमेंट की तरफ से आपको जितने असिस्टेंस मिलते हैं, ये ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश सपोर्ट क्या होता है, ये सब पीजीपीपी में आएगा। इसको सीधे शब्दों में अभी जो समझना है वो समझिए कि सब्सिडी, सब्सिडी इनकम होती है, मानी जाती है। इनकम ऑफ अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, एक फर्म के पार्टनर को फर्म से जो इनकम मिल रही है, फर्म के पार्टनर को फर्म से जो इनकम मिल रही है, ये इनकम क्या होगी बेटा? टैक्सेबल होगी। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल एंड अदर कैजुअल इनकम, लॉटरी, गेम शो या किसी भी तरह के जुआ, सट्टा, ड्रीम 11 या किसी भी प्रकार का गेम शो, केबीसी, पांचवी बात से तेज है क्या, लव स्कूल, स्प्लिट्स विला, बिग बॉस, एनीथिंग टैक्सेबल। यहां पे एक वर्ड पे मैं जानबूझ के फोकस करवाना चाहूंगा, विनिंग। हाईलाइटर होगा तो बस इस विनिंग वर्ड को हाईलाइट करके रख देना। यस, एक बच्चा सवाल पूछ रहा है सब्सिडी टैक्सेबल है क्या? हाँ बेटा टैक्सेबल है, शायद तुम आज नए नए आए हो। फिर डीम्ड इनकम, इस बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, यहां पे लिख के रख दीजिए आईएफओएस, इस बारे में हमने अभी डिस्कशन नहीं किया। सम रिसीव्ड बाय एसएससी इन हिज फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज टुवर्ड्स वेलफेयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन पीएफ एंड एसपीएफ, प्रोविडेंट फंड और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जो पैसा कलेक्ट होता है ये इनकम माना जाता है। सम रिसीव्ड इन कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी, हम आईएफओएस में देखेंगे कि ये कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, इनकम मानी जाती है। अमाउंट रिसीव्ड अंडर द अग्रीमेंट फॉर इंटेंजिबल, अगर मान लीजिए मैंने पेटेंट, नो हाउ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क किया और ये ट्रेडमार्क का लाइसेंस मैंने किसी और को दिया, इससे मुझे इनकम रिसीव्ड हुई, ये इनकम भी टैक्सेबल इनकम होगी। गिफ्ट्स, मालिक कल हम डिस्कस कर रहे थे, क्या गिफ्ट इनकम है? यस, गिफ्ट इनकम है। एडवांस रिसीव्ड ऑन फेल नेगोशिएशन ऑफ कैपिटल असेट, सीए कैपिटल असेट, इसे कैपिटल गेन में पढ़ेंगे, लिख के रख दीजिए सिर्फ कैपिटल गेन, इस डेफिनेशन को याद नहीं रखना है। पर्सन रिसीव्ड इनकम इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू बिजनेस, ये पीजीपीपी में पढ़ा जाएगा, हालांकि इसका एग्जाम्पल मैं आपको अभी दे देता हूं, हालांकि इसका मैं एग्जाम्पल आपको अभी दे देता हूं, ठीक है? एग्जाम्पल समझो, इसका एग्जाम्पल समझो। सपोज हमने, लेट्स से हम जितने भी एकेडमी वाले हैं, बीट, वी स्मार्ट, वाव, एक्सपर्ट, वीलन, कुछ भी, ठीक है, हम इन एकेडमी वालों ने क्या किया, एक मस्त रजिस्टर बनाने के लिए दिया एक कॉन्ट्रैक्ट, किसको? प्रिंटर को। हमने एक मस्त रजिस्टर बनवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया, किसको दिया? प्रिंटर को दिया, बराबर है। प्रिंटर से हमने कहा कि सिंस बच्चों के बैच चालू हो गई है, हमारे को बुक्स के साथ साथ उनको रजिस्टर गिफ्ट करने की इच्छा हो रही है, आप एक काम करो, हमको 10,000 बुक्स छाप करके दे दो। और हमने कहा कि लेटेस्ट बाय 1 अक्टूबर हम लोगों को क्या चाहिए? ये चाहिए, लेटेस्ट बाय 1 अक्टूबर हम लोगों को ये चाहिए। और ऐसा न करने के ऊपर आपको 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। प्रिंटर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, बोला अरे सर डिलीवर कर दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं डिलीवर कर दूंगा, 1 अक्टूबर के आपके दरवाजे के ऊपर पूरे रजिस्टर रहेंगे। हमने बोला ठीक है, ऐसा ना करने पे 1 लाख रुपए की पेनल्टी दे दी उसको। 1 तारीख को, ठीक है, इट वॉज फर्स्ट। फोन करते हैं विशाल सर, हेलो
भाई तू रजिस्टर देने वाला था, क्या हुआ तेरे रजिस्टर का? तू रजिस्टर देने वाला था ना? सर मैं रजिस्टर देने वाला था, बट क्या हुआ वो एक्चुअली ना सर थोड़ा प्रॉब्लम आ गया सर। जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसको मैंने आईफोन 13 प्रो मैक्स नहीं दिलाया, वो रूठ गई, उसको मनाने के चक्कर में थोड़ा टाइम लग गया। आप मेरे को 5 दिन और दो सर, मैं देता हूं। तू पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया? हम लोग क्या करेंगे? हमारे को ऑर्डर होल्ड करके रखे हमने तेरे चक्कर में, हमको नहीं मालूम। या तो आज शाम तक के दे, नहीं तो कल 1 लाख रुपए का पेनल्टी का चेक देना तूने। सर मैं 1 लाख रुपए का पेनल्टी का चेक दे दूंगा सर, आप टेंशन मत लो। मैं 1 लाख रुपए का पेनल्टी का चेक दूंगा सर, आप टेंशन मत लो, मैं दे रहा हूं। कई बार बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स फुलफिल ना करने के ऊपर पेनल्टी ली जाती है। ये तो खैर आपको भी समझता है। कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ना करने के ऊपर क्या की जाती है मालिक? पेनल्टी ली जाती है। और ये जो पेनल्टी बिजनेस को रिसीव्ड हुई फॉर नॉट फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी इनकम माना जाता है। टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके तहत किसी पार्टी को नुकसान हुआ होगा और उसको कंपनसेशन मिला होगा, यह कंपनसेशन भी क्या है मालिक? इनकम है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट विच इज कन्वर्टेड इनटू सीए, दैट इज कैपिटल एसेट। सीए का मतलब क्या है यहां पे? कैपिटल एसेट। डेफिनेशन बिल्कुल मत याद रखना, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है? ये कहां पढ़ेंगे? पीजीबीपी में पढ़ेंगे, अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा बेटा। कई ऐसी चीज होगी जो एज दिस पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपको जब मैं फ्यूचर में समझाऊंगा इस पेज पे वापस लेके आऊंगा कि देख यहां पे पढ़ा था और कहा था, वहां पढ़ेंगे, ये वादा पूरा हुआ। फिर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी टू रिजर्व ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी एज ऑन द डेट ऑफ अमलगमेशन। रिजर्व जो अमलगमेटेड कंपनी अमलगमेटिंग कंपनी को ट्रांसफर करते हैं, इसे इनकम माना जाता है। कैसे, क्यों, कब, कहां, ये सब डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां नहीं, ये पर्टिकुलर पार्ट फाइनल्स में है। एक रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट करता है मनी, एक रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट करता है मनी, दैट टू आफ्टर 5/7/2019 शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को मनी गिफ्ट किया आउटसाइड इंडिया, दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। ये एक्चुअली क्या था? गिफ्ट तो हमेशा से टैक्सेबल थे, लेकिन इस बात की क्लैरिटी नहीं थी कि ये प्रोविजन रेसिडेंट्स वालों के लिए है या नॉन रेसिडेंट वालों के लिए है। इस बात की क्लैरिटी नहीं थी। लॉ ने क्लैरिटी देखी बाय अमेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ इनकम, बाय अमेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ इनकम। यस, एक सवाल मुझसे यहां पूछा गया जिसका रिप्लाई देना मैं अभी जरूरी समझ रहा हूं, राइट? पीजीबीपी का मतलब क्या है? हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी देने वाला हूं। 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपको देने वाला हूं। कल तक हम इनकम पे थे। कल तक हम कहां थे प्रभु? इनकम पे थे। यस, कल तक हम कहां थे मालिक? इनकम पे थे। अब इनकम में ये तो क्लासिफाई कर दिया कौन सी इनकम कैपिटल रिसीट है, कौन सी इनकम रेवेन्यू रिसीट है। अब बढ़ते हैं इसके आगे, जब हम इनकम की बात कर रहे हैं, एनी वन ऑफ यू कैन प्लीज टेल मी हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ इनकम आर देयर? आप में से कई लोग ऑलरेडी घर से पढ़ के आते हैं, तो हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ इनकम आर देयर? एनी वन, एनी स्टूडेंट, सोर्सेज ऑफ इनकम कितनी है? सोर्सेज ऑफ इनकम कितनी है? सोर्सेज ऑफ इनकम आपने सुना होगा ना कि पीजीबी ये इतने नंबर ऑफ चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है मेरे से वो जवाब दे रहे हैं बराबर, और कुछ बच्चों ने यहां पर रिप्लाई किया है सर 5। सोर्सेज ऑफ इनकम कितने हैं? 5। कई बच्चे कह रहे हैं यहां पे अनलिमिटेड, कुछ कह रहे 4, कुछ कह रहे 2, कुछ कह रहे 5। बेटा सबसे पहले जितने बच्चे ये कह रहे हैं ना कि सोर्सेज ऑफ इनकम 5 है, 4 है, 2 है, आप सबसे बड़ी बेसिक गलती कर रहे हैं। आपका BMW है, दैट इज आपके बेसिक में वांदे है। सोर्सेज ऑफ इनकम आर अनलिमिटेड, दीज आर क्लासिफाइड इन 5 heads। सोर्सेज ऑफ इनकम आर अनलिमिटेड। ओ भाई, सोर्सेज ऑफ इनकम आर अनलिमिटेड, सोर्सेज ऑफ इनकम अनलिमिटेड है, कितने भी सोर्स। अरे पैसा कैसे भी कमाया जा सकता है ना, मेरी बात समझ। पैसा कैसे भी कमाया जा सकता है, कुछ भी करके पैसा कमाया जा सकता है। यस, पैसा कुछ भी करके कमाया जा सकता है। तो सोर्सेज ऑफ इनकम आर अनलिमिटेड।
Yes, sources of income are unlimited. These are classified in 5 heads for the purpose of income tax. Yes, जब अकाउंट्स पढ़ रहे थे, अकाउंट्स में जब आपको टीचर पढ़ा रहे थे ऑल इनकम आर क्रेडिटेड, क्या आपने अपने अकाउंट्स के टीचर से पूछा कि सर ये ऑल इनकम में कौन कौन सी इनकम आती है? कभी नहीं पूछा, बिकॉज इनकम कहीं से भी आ सकती है, पैसा कहीं से भी आ सकता है। इसे इनकम टैक्स में 5 हेड्स में डाला जाता है। तो जब भी आपसे कोई सवाल पूछे सोर्सेज ऑफ इनकम कितने हैं, sources of income, these are unlimited, but as per section 14 of Income Tax Act 1961, these are classified in 5 heads. sources of income unlimited है मेरे भाई, इसे 5 हेड में हम क्लासिफाई करते हैं इनकम टैक्स पर्पस के लिए। आप सोच के देखिएगा, हम अकाउंट्स में ऐसा नहीं करते। अकाउंट्स क्या कहता है? ऑल इनकम आर क्रेडिटेड, ऑल इनकम आर क्रेडिटेड। उसने तो पीएनएल में सारी इनकम क्रेडिट कर दी। हम इनकम टैक्स में ऐसा नहीं करते। हम इनकम टैक्स में इनकम को क्लासिफाई करते और 5 अलग अलग रूम में भेजते। इसे हम तकनीकी शब्दों में हेड्स कहते हैं। 5 अलग अलग रूम में भेजते, तकनीकी शब्दों में इसे क्या कहते हैं? हेड्स कहते हैं। अच्छा, ये कौन से हेड्स है? इनकम टैक्स समझता है एक, या तो आदमी नौकरी कर रहा होगा, दैट इज सैलरीज, इनकम फ्रॉम सैलरीज, ठीक है। दूसरा, वो ये सोचता है कि जो सैलरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, इनने अपनी प्रॉपर्टीज बनाई होगी, और एक प्रॉपर्टी में तो वो खुद रह रहे होंगे, और दूसरी जो प्रॉपर्टीज होगी हो सकता है उन्होंने किराए पे दी होगी। घर, गोडाउन, शॉप्स, मॉल्स के अंदर में कोई ऑफिसेस। सो दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी। ये वो इनकम टैक्स करता है जो रेंटल इनकम होती है, या कई लोग जो पहले जॉब कर रहे थे अब उन्होंने प्रॉपर्टी बना के रह गई, अब उनका क्या कर रहा है? रेंट से ही इनकम चल रहा है। तो एक सैलरीज, दूसरा हाउस प्रॉपर्टीज, तीसरा पीजीबीपी, जिसका फुल फॉर्म है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जाता है पीजीबीपी। एग्जाम में भी आप इसे शॉर्ट फॉर्म में पीजीबीपी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीजीबीपी क्या होता है? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस कर रहे हो, अब जो लोग सर्विस नहीं कर रहे वो कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे होंगे, तो बिजनेस से आने वाली इनकम या प्रोफेशन से आने वाली इनकम, कमीशन से आने वाली इनकम, ये सब जाती है पीजीबीपी हेड के अंदर में, सब जाती है पीजीबीपी हेड के अंदर में। तो भाई साहब, मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर पे दुकान होगी या एजेंसी बिजनेस होगा या पार्टनरशिप फर्म होगी, तो आपके डैड की, भाई की, या जो भी रिश्तेदार होंगे उनकी इनकम पीजीबीपी हेड के अंदर में जारी होगी। आपके घर में अगर कोई नौकरी कर रहा होगा, उनकी इनकम कहां जारी होगी? सैलरीज में जारी होगी। अगर आपके घर में रेंट रिसीव्ड हो रहा होगा, तो वो रेंट कहां टैक्सेबल होगा? एचपी में जाएगा। चौथा है कैपिटल गेन, जिसको हम सीजी कहते हैं, कैपिटल गेन। ये कैपिटल गेन्स क्या होते हैं? आउट ऑफ सेल। आप जब अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करते हो, इंक्लूडिंग लैंड या अदर प्रॉपर्टी आप सेल करते हो, लाइक शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, इसके ऊपर टैक्स आता है और वो टैक्स जाता है कैपिटल गेन हेड में। तो जब भी आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करते हो, तो जो इनकम आती है, इनकम जाती है कैपिटल गेन हेड के अंदर में। जैसे कि मैंने आपको इससे कल कहा था कि कैपिटल रिसीट के कुछ एक्सेप्शन है, पर्सनल इफेक्ट के कुछ एक्सेप्शन है, जो हम कैपिटल गेन में देखेंगे, वो हम यहां बात कर रहे थे, कैपिटल गेन्स। और जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, और इनकम टैक्स में उसका आईएफओएस होता है। अफसोस, आई मीन आईएफओएस, आई मीन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो इनकम सैलरी में नहीं जा रही, रेंटल इनकम में नहीं जा रही, पीजीबीपी में नहीं जा रही, कैपिटल गेन में नहीं जा रही, उसको उठा के हम अदर सोर्सेज में डाल देते। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कौन कौन सी इनकम मेनली आती है? ये जो लॉटरी आप जीतते हैं, अलग अलग गेम शो आप जीतते हैं, ये सारी इनकम, ये जो लॉटरी आप जीतते हैं, अलग अलग गेम आप जीतते हैं, ये सारी इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में जाती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डिविडेंड इनकम जो आती है, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम जो होती है, ये अदर सोर्सेज में जाती है, राइट। आपने कोई एफडी रखा होगा, सेविंग बैंक में अकाउंट रखा होगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, इंटरेस्ट अदर सोर्सेज के अंदर में जाता है। यस, इंटरेस्ट कहां जाता है बेटा? अदर सोर्सेज के अंदर में जाता है। आपको गिफ्ट रिसीव्ड हुआ होगा, गिफ्ट, ना वो सैलरी है, ना वो हाउस प्रॉपर्टी है, ना वो पीजीबीपी है, ना वो कैपिटल गेन है, तो जो गिफ्ट आपको रिसीव्ड हुआ वो अदर सोर्सेज में जाता है,
राइट। तो ऐसी कई अन्य इनकम जिसको आप स्पेसिफिकली सैलरी नहीं कह सकते, रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस नहीं कह सकते, बिजनेस और प्रोफेशन से आने वाली इनकम नहीं है, या कोई बेच के आने वाली इनकम नहीं है, पर इनकम है, तो आप इसको उठा करके अदर सोर्सेज में डाल देते। आप इसको उठा के कहां डाल देते? अदर सोर्सेज में डाल देते। तो सोर्सेज ऑफ इनकम कितनी है बेटा? अनलिमिटेड। लेकिन इनकम टैक्स के सेक्शन 14 के हिसाब से हम इसे 5 चीजों में क्लासिफाई करते हैं। या तो हम इसे सैलरी में डालेंगे, या तो हम इसे एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, और कुछ ही नहीं मिला धरती पे तो उठा करके अदर सोर्सेज में डाल देना। कुछ ही नहीं मिला तो हम उठा करके सीधा अदर सोर्सेज में डाल देते हैं। एवरीबॉडी डन? ये क्लियर है? चलो जी, आपके ये 5 चैप्टर है, ये 5 चैप्टर है आपके, सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। इसमें से सबसे बड़े हेड 3 है, मतलब अगर लेंथ वाइज बोलूं तो सैलरीज, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, ये सबसे बड़े चैप्टर है। एचपी और आईएफओएस बहुत छोटे से चैप्टर है, पर ये 3 चैप्टर ना एक्चुअली बहुत बड़े हैं। और आपने अपने किसी भी सीनियर से बात की होगी ना, वो इन 3 चैप्टर को लेकर के सही में परेशान रहेगा, क्योंकि ये सच में बड़े चैप्टर है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, मेरे साथ इसमें आपको बड़े मजे आने वाले हैं। ठीक है, तो हमने कल वर्ड चालू किया था इनकम, फिर हमने समझा सोर्सेज ऑफ इनकम कितने हैं। अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ इनकम कितनी होगी। टाइप ऑफ इनकम कितनी होगी? यहां पे 2 तरीके की इनकम है, एक जीटीआई और एक टीआई। जीटीआई को कहा जाता है ग्रॉस टोटल इनकम, और टीआई का मतलब होता है टोटल इनकम। इसे टैक्सेबल इनकम भी कहा जाता है। टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम। जरा रुक जा, ये वर्ड हमने कहीं पढ़े थे और आज इस वर्ड को खोद रहे हैं। कल जब हम रेवेन्यू रिसीट वर्ड पढ़ रहे थे, हमें यहां पे 2 वर्ड मिले, डिडक्शन और एग्जम्पशन। और यही वो जगह थी जहां से हम इन 2 शब्दों की खोज करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम वर्ड कहीं लिखा है क्या? लिखा है ना सर, सेक्शन 80B। सर सेक्शन नंबर याद करना है ना मुन्ना ना। हालांकि कुछ सेक्शन नंबर ऐसे होंगे जिसको मैं बोलूंगा रट ले, लर्न कर ले, बाकी सेक्शन नंबर बिल्कुल मत लर्न करना। ये एक टोटली वेस्ट एक्टिविटी है, क्योंकि इतने सारे सेक्शन है आप बिल्कुल याद नहीं रख सकते। तो आप बिल्कुल मत याद रखना सेक्शन नंबर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 आपसे टोटल इनकम की बात करता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 आपसे टोटल इनकम की बात करता है। अगर आप पेज नंबर 7 पे देखोगे तो देखिए ग्रॉस टोटल इनकम दिख रहा है आपको। यस, चलिए पेज नंबर 8 पे देखोगे तो आपको टोटल इनकम दिखेगा। तो जितनी चीज मैं यहां लिखा रहा हूं वो एज इट इज आपके नोट्स में है, बट मैंने आपसे कहा जानबूझ करके मैं लिखाता हूं। सर क्यों लिखाता हूं? लिखाने का पर्पज ये, मेरे पापा कहते हैं 100 बकी और 1 लिखी। मैंने कितना भी बोल दिया आपके ध्यान में नहीं रहेगा, आपने अपने हाथ से पर्सनलाइज्ड नोट्स बनाए, आपको याद रह जाएगा। अब ये ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है? इनकम टैक्स के जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन 2 पार्ट पे होंगे, या तो ग्रॉस टोटल इनकम निकालो या तो टोटल इनकम निकालो। और आपको बड़े समझदारी से ये काम करना होगा, क्योंकि इसके बीच में बस एक थिन लाइन का डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर आपको ग्रॉस टोटल इनकम निकालने बोला है तो आपकी मेहनत रिलेटिवली कम है, यही आपको टोटल इनकम निकालने बोला तो रिलेटिवली आपकी मेहनत थोड़ी सी ज्यादा है। आइए इधर समझते हैं ये ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है। वो अगेन मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, इससे मुझे ये टेस्ट हो जाएगा कि आपको समझ रहा है क्या। सर मुझे बताइए इनकम में हेड कितने हैं? नंबर्स में बताइएगा, इनकम में हेड कितने हैं? इनकम में हेड कितने हैं? जल्दी से बताइए, नंबर्स के साथ बताइए। और बिल्कुल कोई भी बच्चा कमेंट करने से ना रुके, आप इसमें अटेंटिव है कि नहीं बस ये समझना होता है। बिल्कुल सही जवाब, इनकम के 5 हेड है।
यहां तक के तो हमें समझ गया कि इनकम के 5 हेड है, सैलरी, एचपी, पबजी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। क्लियर है? ये 5 हेड को जब आप मिला लेंगे, सपोज विजय की 5 हेड से इनकम आ रही है, विजय को सैलरी इनकम भी आती है, विजय ने प्रॉपर्टी रेंट पे दी है तो रेंटल इनकम भी आती है, विजय का प्रोफेशन भी है, प्रैक्टिस भी है, वहां से भी इनकम आती है, विजय ने अपना कोई पर्टिकुलर एसेट बेचा, वहां से भी इनकम आई है, विजय को डिविडेंड और इंटरेस्ट भी आ रही है। जब इन 5 हेड को ऐसे मिला लोगे ना, जब इन 5 हेड को ऐसे मिला लोगे ना और इसमें 2 तड़का लगाओगे, क्लबिंग का और सेट ऑफ का, तो ये बनेगी तुम्हारी ग्रॉस टोटल इनकम। बड़ा सिंपल है, ये 5 हेड की इनकम को मिला लो, इसमें 2 तड़का लगाओ, क्लबिंग का और सेट ऑफ का। क्या है ये समझेगा आपको, अभी सिर्फ शब्द समझ लीजिए। क्लबिंग और सेट ऑफ का तड़का लगा दो, ये बन जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। अब इंग्लिश में कहना चाहूं, इनकम ऑफ ऑल 5 हेड्स बिफोर डिडक्शन, इनकम ऑफ ऑल 5 हेड्स बिफोर डिडक्शन इज सिंपली कॉल्ड एज ग्रॉस टोटल इनकम। सो what is gross total income? Gross total income means income of all 5 heads after adjusting for clubbing and set off is gross total income. So income before deduction under chapter 6A. Income before deduction under chapter 6A. तो जब 5 हेड की इनकम को आप मिला लोगे, इसमें क्लबिंग और सेट ऑफ लगाओगे, क्लबिंग और सेट ऑफ हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते, ये आगे का पार्ट है, ये 2 अलग अलग चैप्टर है, तो बस आपकी बन जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। हाल फिलहाल में बस इतना समझिए, 5 हेड की इनकम डिडक्शन के पहले। तो सर फिर ये टोटल इनकम क्या होती है? बड़ी सिंपल, टोटल इनकम मतलब ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। इनकम टैक्स का एक चैप्टर है, चैप्टर 6A, जो आपको कवर्ड है एक और सिलेबस के अंदर में, उसको हम माइनस करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम से, हमें मिल जाती है टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम। टोटल इनकम को टैक्सेबल इनकम भी कहा जाता है। डन। चलिए, सो 2 तरह की इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम। प्रॉब्लम में क्या पूछा है उस हिसाब से हमें डिसाइड करना होगा। अब जैसे कि मैंने कहा सर टोटल इनकम है तो आपकी एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपको फिर डिडक्शन चैप्टर को भी याद रखना पड़ता है, तो आपको फिर डिडक्शन चैप्टर को भी याद रखना पड़ता है। क्लियर है मालिक? चलो जी, बढ़ते हैं आगे। इधर आइए, पेज नंबर 8, टोटल इनकम। टोटल इनकम, पेज नंबर 8, टोटल इनकम मीन्स टोटल इनकम ऑफ, मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम रिफर टू इन सेक्शन 5, इधर सेक्शन 5 है, हेड्स भी 5 ही है, सेक्शन 5 आगे आएगा। कंप्यूटेड इन अ मैनर लेट डाउन इन एट,
टोटल इनकम इज इनकम आफ्टर रिड्यूसिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से जब आप डिडक्शन माइनस करोगे तो हम इसको कहेंगे टोटल इनकम, ऑल्सो कॉल्ड एज टैक्सेबल इनकम। इसे टैक्सेबल इनकम भी कहा जाता है। सेम वही शब्द आपको नोट्स में मिलने वाले हैं। इधर आओ, ग्रॉस टोटल इनकम पे चलते हैं, पेज नंबर 7 पे, सेक्शन 80B सबसेक्शन 5। नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। अंडर सेक्शन 14, अंडर सेक्शन को आप यू ऑब्लिक एस करते हो, लेकिन एग्जाम में ऐसा मत करना, आप पूरा लिखना। अंडर सेक्शन 14, इनकम शैल बी कंप्यूटेड इन 5 हेड्स: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। इन सबको मिला लो, ग्रॉस टोटल इनकम बन जाएगा। डन सर? वाह जी सर, शानदार। सो इनकम का मतलब क्या होता है? देखो अब तक हमने क्या किया। इनकम का मतलब क्या होता है? सोर्सेज ऑफ इनकम कितने होते हैं, किस टाइप में हमें डिवाइड करना होता है। ग्रॉस टोटल इनकम पूछा है या टोटल इनकम पूछा है? हम सिर्फ इनकम इनकम वर्ड पे घूम रहे हैं। अब तक मैंने इनकम टैक्स एक्ट चालू नहीं किया, अब तक मैंने प्रभु इनकम टैक्स एक्ट चालू नहीं किया। सिंपली आ जाओ बेटा। आते आगे। जब हम कल ये पढ़ रहे थे, कैपिटल रिसीट पढ़ रहे थे, रेवेन्यू रिसीट पढ़ रहे थे, एवरीवन कम टू दिस कंसेप्ट अगेन, एवरीवन कम टू दिस कंसेप्ट अगेन। कल जब हम कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था, डिडक्शन और एग्जम्पशन। अब ये वर्ड तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको तो पता है मैं एवरेज बच्चा हूं, मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूं। डिडक्शन क्या होता है और एग्जम्पशन क्या होता है, डिडक्शन क्या होता है और एग्जम्पशन क्या होता है, ये तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं। आओ जरा, दो वर्ड और पढ़ने पड़ेंगे, डिडक्शन, एग्जम्पशन। डिडक्शन, एग्जम्पशन। आ जाओ बेटा। अब मेरे मन में एक सवाल उठा, ये डिडक्शन मतलब क्या होता है, ये एग्जम्पशन मतलब क्या होता है? आओ जरा समझते हैं। डिडक्शन और एग्जम्पशन, देखिए ऐसे तो सारी इनकम टैक्सेबल होती है, ऐसे तो सारी इनकम टैक्सेबल होती है, लेकिन कुछ सेक्टर को प्रमोट करने के लिए इनकम को एग्जम्प्ट कर दिया जाता है, मतलब सरकार उस पर टैक्स नहीं कलेक्ट करती। जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए क्या सरकार के पास राइट है वो टैक्स कलेक्ट कर सकती है? आंसर इज यस। कल या शायद परसों मेरे से बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि एग्रीकल्चर पे तो टैक्स होता ही नहीं है सर, तो फिर स्टेट के पास राइट कैसे आया? मैं अगेन अब इस बात को क्लैरिफाई करूं, इस पॉइंट के लिए वेट कर रो जरा। सरकार के पास राइट है, वो टैक्स कलेक्ट कर सकती है, सेक्टर को प्रमोट करने के लिए वो कर नहीं रही है। यस, मम्मी पापा हमें कभी भी मार सकते हैं, ये उनका हक है, वो मारते नहीं हैं, ये उनने एग्जम्प्ट कर रखा है। गलती करने पे मां बाप चिल्ला सकते हैं, वो हमें चिल्लाते नहीं है, एग्जम्प्ट कर रखा है। तो पावर है क्या? आंसर इज यस। आर्टिकल नंबर एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 46, पावर है, एग्जम्प्ट कर रखा है। तो मैंने एग्जम्पशन दे दिया, मतलब क्या दे दिया? मैंने छूट दे दिया, मुझे इस पे टैक्स कलेक्ट करना ही नहीं है। मैंने एग्जम्पशन दे दिया, मतलब क्या कर दिया? मुझे इस पे छूट करना ही नहीं है। यस, मुझे इस पे टैक्स करना ही नहीं है, राइट? चलो, सो पॉइंट सिंपल है। एग्जम्पशन मतलब क्या? सर्टेन सेक्टर जिसको गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, प्रमोट करना चाह रही है, या सरकार जिस पे टैक्स ही कलेक्ट नहीं करना चाहती, ऐसी इनकम को एग्जम्प्ट कर देते हैं। अच्छा जी सर, अगर कभी उन्होंने एग्जम्पशन हटाया, एग्जम्पशन कैसे लाया जाता है? नोटिफिकेशन इशू कर देते, बोल देते ये इनकम एग्जम्प्ट है। अगर उनने एग्जम्पशन हटाया तो इसका मीनिंग क्या होगा, आप समझाइए। सपोज कोई पर्टिकुलर इनकम है, वो मैंने क्या रखी है? टैक्स कर रखी है,
वो मैंने क्या कर रखी है, टैक्स कर रखी है। मैंने इसको एग्जम्प्ट कर दिया, मतलब क्या हुआ, टैक्सेबल इनकम एग्जम्प्ट हो गई, अब उस पर टैक्स कलेक्ट नहीं होगा। कोई एग्जम्प्ट थी, मैंने ये एग्जम्पशन हटा दिया, कल चल के मैंने नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया इस तारीख से ये एग्जम्पशन हट रहा है, क्या मीनिंग हो जाएगा उसका, इसका मीनिंग हो जाएगा वो इनकम वापस से क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो पावर है एग्जम्प्ट करने का। सर ऐसी कितनी इनकम है जो एग्जम्प्ट की है, भाई साहब बहुत सारी है, एक पूरा चैप्टर है आपको एग्जम्पशन के नाम से। हाँ, एक पूरा चैप्टर है जो आपसे ये बताता है कि कौन कौन सी इनकम पे सरकार टैक्स नहीं लेती। अब सपोज मेरे को एक ऐसी इनकम रिसीव्ड हुई है जो एग्जम्प्ट है, तो क्या होता है इसका, अगर कोई इनकम एग्जम्प्ट है तो हम इसे टोटल इनकम में काउंट ही नहीं करते, अगर कोई इनकम एग्जम्प्ट है तो हम इसे टोटल इनकम में काउंट ही नहीं करते। आइए जरा इस बात को समझते हैं। सपोज मुझे पीजीबीपी इनकम, आप समझ रहा है ना पीजीबीपी क्या है, अगर मुझे बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम आई है 5 लाख रुपीस की, मुझे एग्रीकल्चर से भी इनकम आई है 1 लाख रुपीस की। एग्रीकल्चर इनकम जो है ये एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। अब जरा सुनिएगा, मेरे को टोटल इनकम रिसीव्ड कितना हुआ है 6 लाख रुपीस, मेरे को टोटल इनकम रिसीव्ड कितना हुआ है 6 लाख रुपीस, लेकिन जब मैं इनकम टैक्स कंप्यूट करते रहूंगा, जब मैं इनकम टैक्स कंप्यूट करते रहूंगा, मैं 5 लाख रुपीस को ही अपनी इनकम मानूंगा और इसी के ऊपर मुझे टैक्स देना होगा। आप बात समझ रहे हैं, मतलब रिसीव्ड तो मेरे पास 6 लाख रुपए हुए हैं, रिसीव्ड मेरे पास 6 लाख रुपीस हुए हैं, बट फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स, फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स आई विल ओनली टैक्स 5 lakh rupees. So an income which is exempt do not forms part of total income while computing income for the purpose of Income Tax Act. So an income which is exempt will not be treated as a part of income even though you have received in your account, even though you have received the money, but it will not be treated as income while computing your total income for the purpose of income tax. Are you getting it, Malik? So income, ध्यान से सुनिएगा, इनकम इज टोटली एग्जम्प्ट। यस, सो भले ही मेरे को यहां पे 6 लाख रुपए रिसीव्ड हुए, लेकिन इनकम टैक्स मेरे से 5 लाख पे ही टैक्स कलेक्ट करेगा, बिकॉज 1 लाख पे इनकम टैक्स को टैक्स कलेक्ट करने का मूड नहीं है। सो व्हाट इज एग्जम्पशन? एग्जम्पशन मीन्स एन इनकम 100% exempt from tax, that is no income tax is collected on the same, no income tax is collected on the same. If income is exempt, it do not forms part of टोटल इनकम। मेरे बच्चे तुझे पता है ना टोटल इनकम क्या है? टोटल इनकम का मतलब इनकम ऑफ ऑल 5 हेड आफ्टर डिडक्शन टोटल इनकम। तो जो इनकम एग्जम्प्ट है वो टोटल इनकम में काउंट ही नहीं होती। बच्चे, जो इनकम एग्जम्प्ट है वो टोटल इनकम में काउंट ही नहीं होती। आ रहा है ना ध्यान में? आया ध्यान में की दुकान में? जो इनकम एग्जम्प्ट है वो टोटल इनकम में काउंट नहीं होती। भले ही आपने रिसीव किया होगा, एग्जाम्पल लिख लेना, भले ही आपने रिसीव किया होगा, पर इनकम टैक्स उस पर टैक्स नहीं लेगा। इनकम टैक्स आपकी इनकम 5 लाख ही मानेगा। सो इनकम मीन्स इनकम 100% exempt फ्रॉम टैक्स। राइट? जितने बच्चे बीच में सवाल पूछ रहे हैं या चैट कर रहे हैं, आपको मैं फिर से एक बार प्यार से कह दूं, कोई काम मत कीजिए ऐसा। इनफैक्ट मैं सारे बच्चों को बोल दूं जो कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, कोई भी बच्चा बीच में आकर के आपको परेशान करने की कोशिश करे, कृपया उसे समझा दें, उसे शांत कर दें और उसे बोल दें भाई प्लीज डिस्टर्ब मत कर। ठीक है? डन प्रभु? सो जो इनकम एग्जम्प्ट है 100% इनकम एग्जम्प्ट। और जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपके जितने सवाल है, अब देखो एक बच्चा है यहाँ पे बादल मिश्रा करके, इस आदमी को सबर नाम की चीज ही नहीं है, अभी तक मैंने डिडक्शन पढ़ाया ही नहीं, उसने पहले ही सवाल पूछ लिया, सर कोई 100% एग्जाम नहीं है तो क्या? बादल मेरे लाल, मेरे बच्चे, गरजना बंद करो, आपके सवालों के जवाब आ जाएंगे, जरा सबर तो करो, मैंने टॉपिक खत्म नहीं किया। जब मैं कहूं एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, तो प्लीज आप अपने डाउट पूछिए, और उसके पहले बरसिए मत, क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब मेरे पास है।
आप पहली बार इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं मेरे बच्चे। आप पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं। डन प्रभु। सो एग्जम्पशन मतलब क्या? 100% एग्जम्प्ट, इनकम इज एग्जम्प्ट, वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती। मतलब हम रिसीव्ड आपको 6 लाख रुपए होंगे, इनकम टैक्स आपकी इनकम 5 लाख ही मानेगा, वो 1 लाख के ऊपर टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं डिडक्शन मतलब क्या होता है। एग्जम्पशन मतलब समझ गया सर, ऐसी इनकम जो एग्जम्प्ट है, मुझे भी ढूंढना है कौन कौन सी इनकम है जिस पर टैक्स नहीं आता, कहां मिलेगी? बताता हूं ना साहब। इनकम विच आर एग्जम्प्ट are given in section 10, section 54 etc. तो सेक्शन 10 करके एक सेक्शन है, ऐसी सारी इनकम जो एग्जम्प्ट है वो सब वहां लिखी है। यहां पे इट डज नॉट होना चाहिए। इफ इनकम इज एग्जम्प्ट, इट डज नॉट फॉर्म्स पार्ट ऑफ टोटल इनकम। एक बच्चे ने सवाल पूछा है पर इसका जवाब मैं अभी ही देना चाहूंगा। सर एग्जम्प्ट इनकम ग्रॉस टोटल इनकम में आएगा क्या? बेटा एक काम करो, वापस से ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम की डेफिनेशन पढ़ो। बच्चे का नाम है दुर्गेश, इसने एक बहुत ही नादान सा सवाल पूछा है, सर टोटल इनकम में नहीं आएगा, ग्रॉस टोटल इनकम में आएगा क्या? बेटा टोटल इनकम कैसे बनता है? आ बेटा मेरे साथ फिर से रिवाइज कर। टोटल इनकम मतलब इनकम ऑफ ऑल 5 हेड माइनस डिडक्शन। टोटल इनकम में नहीं आएगा मतलब वो ग्रॉस टोटल इनकम में भी नहीं आएगा ना बेटा, क्योंकि टोटल इनकम तो ग्रॉस टोटल इनकम से बनी होगी। तो जब वो ग्रॉस टोटल इनकम में नहीं होगा, वो टोटल इनकम में भी नहीं दिखने वाला। यस चलो जी, एग्जम्प्ट मींस 100% एग्जम्प्ट, वो पार्ट नहीं बनता, इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। एंड जो इनकम एग्जम्प्ट है, ऐसी एक लिस्ट है पूरी सेक्शन 10 के अंदर में, 54 के अंदर में, इसमें इनकम एग्जम्प्ट है। अब आता है डिडक्शन मतलब क्या होता है। डिडक्शन मतलब क्या होता है? डिडक्शन का मतलब होता है पार्शियल एग्जम्पशन। क्या होता है बेटा? पार्शियल एग्जम्पशन। तो बेटा बादल, आपका जो सवाल था उसका जवाब ये है, पार्शियल एग्जम्पशन। अगर इनकम टैक्स को पूरी 100% बेनिफिट नहीं देना है, पूरी 100% इनकम को टैक्स नहीं करना है, हालांकि कुछ पोर्शन को करना है, तो वो इसको करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिडक्शन। छोटा सा एग्जांपल, 100 रुपए इनकम है, वो क्या कर देंगे? अप टू 50 रुपीज डिडक्शन। तो वो 50 रुपए क्या कर देंगे? अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई करता होगा तो वो डिडक्शन दे देंगे, सिर्फ 50 पे ही टैक्स आएगा। तो ऐसे कई डिडक्शन अवेलेबल है। डिडक्शन दो तरीके से मिलते हैं, इंडिविजुअल हेड लाइक सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, इनमें से तो डिडक्शन मिलते ही मिलते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम से भी और डिडक्शन मिलते हैं। यस, जिसको हम कहते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, जिसको हम कहते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। सो व्हाट इज डिडक्शन? डिडक्शन इज पार्शियल एग्जम्पशन। पार्शियल एग्जम्पशन, that is some portion of taxable income is reduced if conditions are satisfied. Some portion of taxable income is reduced इफ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर उनकी कंडीशन सेटिस्फाई कर देते, सर हमें कैसे पता चलेगा क्या कंडीशन है? मेरे लाल, रिस्पेक्टिव सेक्शन में लिखा होगा। तो सेक्शन के अंदर की कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको पार्शियल एग्जम्पशन मिल जाएगा। सेक्शन खुद बताएगा कितना कर रहे हैं, इसकी कोई एक स्टैटिक लिमिट नहीं है कि हर एक में से 30 मिलेगा, हर एक में से 40 मिलेगा। हर एक डिडक्शन अलग हो सकते हैं, हर एक डिडक्शन अलग हो सकते हैं, राइट। दूसरा पॉइंट, डिडक्शन आर अवेलेबल फ्रॉम हेड्स ऑफ इनकम। आपका जब इनकम कंप्यूट करते रहेंगे किसी पर्टिकुलर हेड में, सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनमें से भी डिडक्शन मिलेगा।
एंड फ्रॉम जीटीआई ऑल्सो। ग्रॉस टोटल इनकम में से भी आपको डिडक्शन मिलेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम में से भी आपको डिडक्शन मिलेंगे। सो डिडक्शन और एग्जाम्शन, एग्जाम्शन मतलब इस पे इनकम टैक्स को टैक्स ही कलेक्ट नहीं करना। डिडक्शन मतलब क्या, इस इनकम पे टैक्स तो कलेक्ट करना है, पूरा नहीं करना, कुछ छूट देनी है और कुछ पे टैक्स कलेक्ट करना है, प्रोवाइडेड सामने वाले ने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो। सो अगर 100% एग्जाम ना करके 30% कर रहे हैं तो हम फिर उसको डिडक्शन वर्ड यूज ना करके एग्जाम्शन वर्ड यूज कर लें, सॉरी एग्जाम्शन वर्ड यूज ना करके डिडक्शन वर्ड यूज कर लेंगे। प्रभु डन? चलो जी, डन है बेटा। डिडक्शन एग्जाम्शन, डिडक्शन एग्जाम्शन। सो डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम में से भी मिलते हैं, हेड में से भी मिलते हैं। ये जो ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन मिल रहा है, आपको नहीं लगता हम इसी की बात कर रहे हैं? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, ग्रॉस टोटल इनकम में से भी डिडक्शन मिलते हैं और हेड में से तो मिलते ही मिलते हैं। तो हमने एक वर्ड पढ़ा और उस वर्ड को और तोड़ करना चालू किया। इनकम वर्ड को पकड़ा, सबसे पहले इनकम वर्ड को पकड़ा। अब तक मैंने इनकम टैक्स चालू नहीं किया प्रभु, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं इनकम टैक्स को पढ़ते कैसे हैं। इनकम मतलब क्या होता है, दो तरीके की रिसीट। रेस रौनक बच्चे आपने ध्यान से नहीं सुना, कौन सी कंडीशन सेक्शन में लिखी होगी, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। हम आपको यहां से 298 सेक्शन में किधर क्या कंडीशन लिखी है वो नहीं बता सकते ना मेरे लाल। तो इनकम में रिसीट होती है, रिसीट दो प्रकार की होती है, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। यहां से हम गए सोर्सेज ऑफ इनकम समझने के लिए, हेड ऑफ इनकम समझने के लिए। यहां से हम समझने के लिए गए ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम क्या होती है। यहां से हम समझने के लिए गए कि भैया जब हम टोटल इनकम कंप्यूट करते रहते हैं, कुछ इनकम एग्जम्प्ट है, कुछ इनकम पे डिडक्शन मिलता है, कुछ इनकम डिडक्शन में मिलती है, कुछ इनकम एग्जम्पशन में मिलती है। आहो डन मालिक? ओके, इधर आइए एवरीबॉडी, पेज नंबर 7 पे आइए, पेज नंबर 7 पे आइए। दो वर्ड और मिलेंगे, डिडक्शन और एग्जम्पशन। डिडक्शन मतलब क्या होता है, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द असेसी, जीटीआई से मिलता है। डिडक्शन इज अलाउड ऑन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस एज प्रिस्क्राइब्ड इन वेरियस सेक्शन। इस लाइन का मीनिंग क्या है, एज प्रिस्क्राइब्ड इन वेरियस सेक्शन। इसका मतलब क्या है, सेक्शन में लिखा होगा कि किन कंडीशन को सेटिस्फाई करने पे कितना डिडक्शन मिलेगा, तो वो हमें अलग अलग सेक्शन ढूंढने पड़ेंगे। ऑफ चैप्टर 6A, चैप्टर 6A प्रोवाइड फॉर वेरियस डिडक्शन, चैप्टर 6A रोमन 6, चैप्टर 6A प्रोवाइड्स फॉर वेरियस डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। हेडवाइज जो मिलता है वो अलग। Exemption, every income of assessee is charged to tax unless specifically exempted under section 10, provides a list of income, section 10 provides a list of income which are not included, ये not बड़ा hot है जरा underline करना, which are not included in total income of assessee for the purpose of tax। ऐसी income जो total income में include नहीं होती tax purpose के लिए, इसे हम कहते हैं exempt income, इसे हम कहते हैं exempt income। यस चलो जी, बढ़ जाऊं प्रभु आगे। रिलीफ मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, पढ़ाएंगे, देखेंगे आगे। सो इनकम क्या होती है, इनकम कैसे वर्क करती है, सब कुछ हमने कवर कर लिया प्रभु। यस, अब मैं कह सकता हूं हमने 4 वर्ड कंप्लीट किए। इनकम टैक्स एक्ट 1961। पिछले 2.5 दिन से मैं आपको सिर्फ 4 ही वर्ड पढ़ा रहा हूं, इनकम टैक्स एक्ट 1961। लेकिन इस 4 चीजों को पढ़ाते हुए मैंने आपका पूरा इनकम टैक्स का बेसिक खत्म कर दिया। अब हम इनकम टैक्स में एंटर करेंगे, अब हम इनकम टैक्स में एंटर करेंगे भाई, फुल रिस्पेक्ट।
डन मालिक, यस और नो? चलो जी। सो अगर कोई एग्जाम्पशन है, पूरा का पूरा इनकम एग्जाम, छोटे छोटे एग्जाम्पल जैसे टैक्सेब एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जाम्प्ट है, स्कॉलरशिप से मिला हुआ पैसा एग्जाम्प्ट है आपको। मान लीजिए अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा मिलता है वो एग्जाम्प्ट है। ये एग्जाम्पशन वाली इनकम हो गई, मतलब पैसा तो आपको मिलेगा लेकिन इनकम टैक्स में हम उसे इनकम नहीं मानेंगे। यस। डिडक्शन, आपको रेंटल इनकम टैक्सेबल है लेकिन इसमें से 30% की छूट दी जाती है सरकार की तरफ से, डिडक्शन बोल करके, डिडक्शन। डन प्रो? आ जाओ आ जाओ। तो अनिकेत ने बिल्कुल सही कहा, ये अभी तक के ट्रेलर था, अब पिक्चर चालू होगा। यहां से हम चालू कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट। सो एवरीवन बी रेडी, यू आर स्लोली एंटरिंग इनटू इनकम टैक्स एक्ट, बट आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझेगा। तो शुरुआत करते हैं एक सवाल से। यार देखो, तुमने फाउंडेशन के अंदर में लॉ पढ़ा, पर एक सवाल का जवाब चाहिए मेरे को। सवाल का जवाब ये है कि तुमने जो भी एक्ट उठा के पढ़ा, हर एक्ट में तुमने चालू किया सेक्शन नंबर 2 से। मैं गलत कह रहा हूं तो जरा ध्यान से सुनना। हर एक्ट में तुमने स्टार्ट किया सेक्शन नंबर 2 से, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू किया सेक्शन 2, सेल ऑफ गुड एक्ट चालू किया सेक्शन 2, पार्टनरशिप एक्ट चालू किया सेक्शन 2। ये सेक्शन 1 कहां है? ये सेक्शन 1 कहां है? कभी ऐसा पूछा आपने अपने टीचर से कि सर ये सेक्शन 1 कहां है? आपने हमेशा डेफिनेशन से चालू करी जो सेक्शन 2 के अंदर में लिखी हुई थी, पर ये सेक्शन 1 का है। हां, लॉ में सेक्शन 1 नहीं होता होगा ऐसा। सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशन थी, पर मेरा सवाल ये है हम सेक्शन 2 से ही क्यों चालू करते थे, सेक्शन 1 क्यों नहीं? क्यों नहीं? व्हाई नॉट? बिल्कुल सही, कुछ लोगों के पास इसका जवाब है एंड आई एम रियली प्राउड। कुछ लोगों के पास इसका जवाब है क्योंकि सेक्शन 1 हमेशा एप्लीकेबिलिटी बताता है, एप्लीकेबिलिटी बताता है। यस, सेक्शन 1 हमेशा एप्लीकेबिलिटी। अगर किसी भी एक्ट में आपको सेक्शन नंबर 1 ना दिखे तो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट को ही हम सेक्शन नंबर 1 मानते हैं। सो आइए शुरुआत करते हैं सेक्शन नंबर 1 से। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। The act will be called as Income Tax Act 1961. It is applicable to, तो एक्ट का नामकरण किया गया इनकम टैक्स एक्ट 1961। The act is applicable to, the act is applicable to, come on everybody, the act is applicable to, आपके पास 4 ऑप्शन है, होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, फोर्थ। मेरे को क्या लेन देन है? द एक्ट इज एप्लीकेबल टू। अगर ईमानदारी से आपने मेरे लेक्चर को पहले दिन से अटेंड किया और अगर आप कंसिस्टेंट है तो इसका जवाब आपको 1 मिनट में आएगा। यहां सभी बच्चे कह रहे हैं होल ऑफ इंडिया, अपने जब बिल्कुल रुकने मत देना, होल ऑफ इंडिया। कशिश कह रही है यहां पे समय को क्या लेन देने, किधर भी एप्लीकेबल हो, इसको बोलते हैं मां कसम एटीट्यूड। होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर,
सर ऑप्शन नंबर, इधर कई लोग बैठे ऑप्शन नंबर पर, मेरे को क्या लेन देने सर, किधर भी एप्लीकेबल रहने दो सर, मैं बहुत परेशान, बहुत जिंदगी खराब हो गया सर हमारा, क्या लेन देने सर, मेरे को किधर भी एप्लीकेबल हो, मेरे को मतलब मेरे को आज तक समझ नहीं आया सर, 100 मार्क का लॉ पढ़ लिया मैंने फाउंडेशन के अंदर में, क्यों ही हम पढ़ रहे हैं, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया सर जीवन में, बहुत जिंदगी खराब हो गया हमारा। अच्छा खासा मेरी इच्छा थी सर मैं साइंस में जाऊं, साइंस में जाता, मस्त बायोलॉजी पढ़ता, केमिस्ट्री पढ़ता, केमिस्ट्री बनाता, इधर आके बैठे हैं सर, एटलीस्ट कॉलेज जाता, फन करता, इधर आके बैठे हैं सर जीवन में, बहुत जिंदगी खराब हो गया हमारा। आज भी निगाहें उस आदमी को ढूंढ रही है जो ये कह दे बहुत स्कोप था यहां, हमको सब समझ गया साला फाउंडेशन में कितना स्कोप था, बहुत जिंदगी खराब हो गया हमारा। मुझे ये बोल के लाया था, पता है आपको सर, नहीं नहीं सर आप सुनो, आपको पता है मेरे को घर वालों ने क्या कहा था, नहीं मुझे नहीं पता, बता क्या कहा था सर, बहुत मतलब मैं इस दुनिया से क्या अपना रुसवाई करूं सर, मुझे तो मेरे घर वालों ने ही पीटा है। कहना क्या चाहते हो, तुम्हारे घर वालों ने क्या किया ऐसा तुम्हारे साथ? सर मेरे घर वालों ने ना बचपन से काटा है सर मेरा, नहीं आज मुझे बोल, नहीं आज मैं बोल के रहूंगा सर, बचपन से मेरे घर वालों ने काटा है सर। क्या? नहीं सर बचपन से मेरे साथ ऐसा हुआ। पहले क्या बोलते थे मालूम है, 10th क्लियर कर ले बहुत मजे आएंगे, 10th क्लियर कर ले बहुत मजे आएंगे, फिर तो क्या है लाइफ आसान है। ईमानदारी से बता दो सर, रात रात को जग के पढ़ा, दिए के नीचे पढ़ा, लाइट में पढ़ा, अरे जिंदगी तब खराब हो गई जब मोबाइल के टॉर्च लाइट में भी पढ़ा सर, बहुत पढ़ा सर, बहुत पढ़ा। 10वीं पास हुआ बराबर है, अब मुझे ऐसा लगने लग गया कि मेरी जिंदगी सॉर्टेड है रे, सॉर्टेड है, मस्त कॉलेज में जाएंगे, लड़की घुमाएंगे, समोसा खाएंगे, फ्रूटी पिएंगे, जीवन बहुत सही चल रहा था सर। इसी चक्कर में मैं 11वीं में पहुंचा, पहली बार मोहब्बत की सर, पहली बार किसी को देख करके ऐसा लगा हा हा हा, क्योंकि वो हमारे स्कूल में थी नहीं, और जो हमारे स्कूल में थी उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं था, वो हमारे स्कूल में थी नहीं, तो पहली बार किसी को देख के लगा आ हा हा। फिर काटा हमारे घर वालों ने, बोला बेटा 10 से कुछ नहीं होता, असली लाइफ तो 12th के बाद शुरू होती है, बस 12th क्लियर कर ले, सॉर्टेड है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, सब सॉर्टेड है, बहुत मजा आएगा 12th के बाद। हमारा फिर काटा सर, हम सारा फिर लग गए रेस में, हम ना सर इतने बेवकूफ लोग हैं सर, हम फिर लग गए सर रेस में, 12th के बाद फिर लग गए रेस में कि हाँ 12th क्लियर कर लो, लाइफ सॉर्टेड है। अब ना पता है बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। फिर क्या हुआ 12th के बाद, हाँ फिर अगले दिन हमारे मोहल्ले में ऐश्वर्या आई सर। 12th जब क्लियर हुआ मेरा फिर काटा मेरे घर वालों ने। अब क्या किया तेरे घर वालों ने, क्या बहुत जिंदगी खराब हो गया सर मेरा। मेरे घर वालों ने क्या किया मालूम है सर, 12th के बाद एक दिन मम्मी पापा ने ऐसा सुमड़ी में बैठाया, मेरे को सुमड़ी में बैठाया दोनों ने, और एकदम सीरियस हाँ। और मैं सर प्लान कर रहा था 10th क्लियर होगा, 12th क्लियर होगा, भाई तेरा गोवा जाएगा। कहां जाएगा? गोवा जाएगा। वो पता है हमारे साथ क्या हुआ, सेंटा आएगा, सबको पता है, बात समझ रहे हो। तो मेरे पापा मम्मी ने मेरे को सुमड़ी में बैठाया, सुमड़ी में बैठा करके क्या पूछा मालूम है, अब जीवन में आगे क्या करना है, करियर। अरे क्या करना है क्या, तुमने ही तो बोला था लाइफ सॉर्टेड है, मैं निकल पड़ा, लाइफ सॉर्टेड है, मैं निकल पड़ा। अब 12वीं के बाद भी इन लोगों को, मेरे मम्मी पापा को क्या चाहिए, 12th के बाद क्या करना है, क्या करना है। तुमने तो बोला था 12th क्लियर है, लाइफ सॉर्टेड है, तो आगे पढ़ना क्यों है मेरे को? नहीं, जब ये बात हो चुकी थी कि 12th के बाद लाइफ सॉर्टेड है, तो आगे पढ़ना क्यों है मेरे को? मस्त कॉलेज। सर मैं आपको बताऊं, मैं आपको नहीं सर सुनो, आज बात निकली है तो दूर तक जाएगी। इधर सुनो सर, इधर आओ, इधर खड़े हो आप, इधर खड़े हो सर, ठीक है। नाउ लुक एट माई इंस्टाग्राम सर, सी लुक एट माई इंस्टाग्राम सर, ठीक है। ये झंडू लड़का है सर, झंडू लड़का है, चिंचपोकली के आगे जाने की औकात नहीं है, मनाली घूम रहा है। ये लड़की देखो सर, ये लड़की देखो सर, स्कूल में ना देखते नहीं थे इस लड़की की तरफ हम, आज देखो सर, समझ रहे हो लॉस, समझ रहे हो हमारा। ये आगे बढ़ो सर, ये लड़का सर क्या कर रहा है आपको पता है, हैकिंग कर रहा है सर। इसको देखो, कॉलेज के मजे मार रहा है सर। इसको देखो, ये पार्टी कर रही है सर। हम क्या कर रहे हैं, सुबह 7 बजे उठ रहे, कॉस्टिंग पढ़ रहे, 9 बजे टैक्स के अंदर में आ जा रहे जीवन के अंदर में, फिर अकाउंट्स पढ़ रहे, फिर लॉ पढ़ रहे, उसके बाद जीवन कुछ बच जाए खत्म। बहुत काटा है सर।
तो 12th के बाद मम्मी पापा ने मेरे को सुमड़ी में बैठाया, बोले बेटा बैठ, करियर का क्या करना है। फिर मेरे को किसी एक अनजान अंकल से मिलाया जो सीए कोर्स में थे, जिनने कहा बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। और जिन 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 लोगों के मम्मी पापा ने नहीं बैठाया, उनके दोस्तों के मम्मी पापा ने बैठाया और बोला ये कर रहा है तो तू भी कर ले। हम निकल पड़े सर, फाउंडेशन में आए, पता चला साला यहां तो जीवन ही बदला हुआ है, यहां तो दुनिया ही बदली हुई है। हमको क्या बोला मालूम है, हमारा फिर काटा, बोले फाउंडेशन क्लियर कर ले फिर तो बहुत स्कोप है। 3 दिन हो गए सर, स्कोप समझ नहीं आ रहा मैं। स्कोप के मामले में क्या मिला, इनकम टैक्स का स्कोप। पता चला एक्ट के चक्कर में आए थे, रूल्स भी पढ़ रहे, नोटिफिकेशन भी पढ़ रहे, सर्कुलर भी पढ़ रहे, केस लॉ भी पढ़ रहे, ये हुआ है सर हमारा स्कोप। बहुत जिंदगी खराब हो गया सर हमारा। अब क्या बोलते हैं मालूम है, बस इंटर क्लियर कर दो फिर तो फाइनल ही है। हम देखते हैं सर लाइब्रेरी में फाइनल वाले बच्चों को, उनका बहुत स्कोप दिख रहा है हमको, हमारा बहुत स्कोप है। बहुत जिंदगी खराब हो गया सर हमारा। देखो आधे से ज्यादा बच्चे इस सच्चाई को यहां पे कबूल कर रहे हैं, आधे से ज्यादा बच्चे इस सच्चाई को यहां पे कबूल कर रहे हैं। नहीं ऐसा, अरे तुम्हारे साथ ही ऐसा नहीं हुआ, अरे सबके साथ ऐसा हुआ है। बात समझो, सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ, सबके साथ ऐसा हुआ है। बहुत काटा है अपने घर वालों ने अपना। बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। काय का स्कोप है, सेंटा आएगा, सेंटा आएगा, किधर दिख रहा, क्या आ रहा भाई। सर आप थिएटर कर लो सर, अरे क्या थिएटर, बहुत स्कोप है बोल के मेरे को इधर डाल दिया। अच्छा खासा मैं भी थिएटर में जाने वाला था, अच्छा खासा पिक्चरों में जाने वाला था, मजाक नहीं कर रहा हूं। आज एक अच्छा कॉमेडी एक्टर होता, साइड एक्टर होता मैं, मेरे को स्कोप के चक्कर में इधर डाल दिया है ना। और ईमानदारी से बताओ, ये इतना पार्ट तुम्हारे को अगर घर वालों के सामने कोई पर्टिकुलर वीडियो प्ले करना है ना, इतना पार्ट निकालना और घर पे टीवी पे लगा देना और मम्मी पापा के बाजू लगाना, बिल्कुल बिल्कुल मम्मी पापा के बाजू, या उस रिश्तेदार के सामने ये टीवी पे लगाना जिसने कहा था बहुत स्कोप है, बस। और अपने छोटे भाई बहनों को बैठाना, जो अभी नए नए कौले कौले बच्चे ना 8वीं 10वीं में, ऐसा उनको बैठाना, उनको बोलना देखो आज तुमको जीवन की सच्चाई दिखा रहा हूं, ऐसा टीवी पे मेरा ये वीडियो लगाना और बताना देखो ये सच्चाई है। तुमको बोल रहे आज बहुत स्कोप है, बेटा फंसना मत, मैं फंसाऊं, मेरा कट तुम नहीं। दुआ देना, बड़े भाई बड़ी बहन सिखाया था। तो ऐसा ऐसा कुछ करना जीवन में, तब तुमको थोड़ा मजा आएगा। और मम्मी पापा के बाजू लगना। और इसके बाद क्या होगा तुम्हें पता है, पापा बोलेंगे देख, उसके बाद भी मैं तुमको बताता हूं क्या होगा। पापा बोले देख ये क्या है, ये जो शारदा जी दिख रहे हैं ना, ये शारदा जी है ना, सीए बन चुके हैं, अभी इनकी लाइफ देख कितने मजे की, आते 1 घंटा पढ़ाते चले जाते तुम्हारे को। तू सोचना उनकी लाइफ कितने मजे की है। कुछ मजे नहीं आते, कुछ मजे नहीं आते। बिलीव मी, सीए बन चुके, अपन सोचते मस्त सुबेरे 10 बजे सो के उठेंगे, 9 बजे तो तुम्हारा बैच है, काय का स्कोप है इधर, बहुत स्कोप है, काय का स्कोप है। 9 बजे तुम्हारा लेक्चर लेना है तो उस चक्कर में मेरे को 7 बजे उठना है, बहुत स्कोप है। छोड़ यार, अभी दर्द के बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। अभी क्या बोलूं मैं, बहुत बहुत जिंदगी खराब हो गया। इधर आओ। सो द एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। इस होल ऑफ इंडिया को कहीं से जोड़ता हूं, मजा आएगा आपको। जरा हिस्ट्री में जाइए, जरा हिस्ट्री में जाइए और मुझे बताइए इनकम टैक्स जो कलेक्ट किया गया था वो किस नाम से कलेक्ट किया गया था। सबसे पहले जब जेम्स विल्सन सर ने लॉ लेके आया था, इसे लैंड रेवेन्यू के नाम से कलेक्ट किया गया था। कैसे कलेक्ट किया गया था बोले जल्दी से, लैंड रेवेन्यू के नाम से कलेक्ट किया गया था। लैंड रेवेन्यू के नाम से कलेक्ट किया गया था का मतलब क्या है मेरे लाल, लैंड रेवेन्यू मतलब हम उस एरिया से भी टैक्स कलेक्ट कर सकते थे जिसकी ट्रीटी इंडिया के टाइम पे नहीं हुई थी। याद आ रहा है तुम्हारे को, इंडिया में कई स्टेट ऐसे थे जिन्होंने कहा हम अपना कानून बनाएंगे, सेंट्रल इंडिया एक्ट को नहीं मानेंगे, जिनमें से हैदराबाद एक ऐसी जगह थी, मतलब आंध्र प्रदेश विच इज करंटली आंध्र प्रदेश तेलंगाना नाउ, हैदराबाद एक ऐसी जगह थी, जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह थी, आसाम एक ऐसी जगह थी। ये 3 स्टेट ऐसे थे जो इंडिया का पार्ट तो बन गए थे पर उनके अपने अलग स्टेट लॉ है।
उनके अपने अलग स्टेट लॉ है। इस केस में इनकम टैक्स को लैंड रेवेन्यू के नाम से कलेक्ट किया गया, क्योंकि लैंड रेवेन्यू पूरे इंडिया से कलेक्ट किया जा सकता था, लैंड रेवेन्यू पूरे इंडिया से कलेक्ट किया जाता था। इसीलिए भले ही जम्मू कश्मीर का आर्टिकल था तो भी इनकम टैक्स वाज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। कनेक्शन 2 दिन पहले सिखाई हुई चीज आज रिकलेक्ट करवा रहा हूं। सो इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया। जिस बच्चे ने मेरे साथ पढ़ा था, मालिक फुल रिस्पेक्ट, बताओ किस तारीख से इसकी एप्लीकेबिलिटी बनेगी, एक्चुअली कब से लागू किया गया होगा? एक्चुअली कब से लागू किया गया होगा? बोलो भाई। 1 लिखूं या 2 लिखूं? 1 लिखूं या 2 लिखूं? सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इफ दिस इज डन, अब पूरा गेम समझ में आया। और ईमानदारी से जिसने ये 3 लेक्चर अटेंड किए होंगे ना, अब उसको ऐसा लग रहा मां कसम ये इतना डीप था, ये इतना ही डीप है। दैट इज, अब समझा मैंने हिस्ट्री क्यों पढ़ाई, क्यों मैंने आपको 1961 का लॉ और रूल्स अलग अलग सिखाए, क्यों पहले आपको बेसिक पढ़ाया अमेंडमेंट, ताकि जिस दिन सेक्शन 1 पढ़ाऊं आपको सब रिकॉल एक साथ हो जाए। यस, so the act will be called as income tax act. The act is applicable to whole of India. The act is applicable to whole of India and it shall came into force on 1/4/1962. क्लियर प्रभु? अब सभी लोग फिर से हंसने का टाइम आ चुका है थोड़ा सा, तो थोड़ा मस्ती के साथ नेक्स्ट कंसेप्ट को पढ़ेंगे, थोड़ा मस्ती के साथ नेक्स्ट कंसेप्ट को पढ़ेंगे। मुझे चाहिए एक लड़के का नाम और एक लड़की का नाम, एक लड़के का नाम और एक लड़की का नाम, जल्दी से बताओ। कहीं से भी दे दो, आप किसी भी चैनल पे कनेक्टेड होंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग करेंटली आई एम कनेक्टेड टू 4 टॉपिक, तो किसी का भी नाम दे दो। एक नाम मिल गया मुझे निधेश, एक लड़की का नाम चाहिए भाई साहब कशिश, तो ठीक है, एक कशिश नाम मिला और एक निधेश नाम मिला। तो बात उन दिनों की है, जरा ध्यान से सुनना, बात उन दोनों की है। सभी लोगों के लिए हंसने का टाइम आ गया, जरा ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट को। ये समझ लो क्या है, ये क्या है, इंडिया डाउन साउथ, ठीक है, ये इंडिया का साउथ। इधर मस्त ऐसा पूरा पानी, समुंदर। मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाना, थोड़ा पिकासो लेवल की है तो बहुत कम लोगों को समझ में आती है। ये शिप दिख रही है, बड़ी शिप, ठीक है। तो शिप में एक दिन ये अपनी कशिश बैठ के जा रही थी, सिंगापुर जा रही होगी। तो इंडिया पोर्ट से कहीं इधर से विशाखापट्टनम के पोर्ट से निकली, सिंगापुर जा रही होंगी, राइट। कशिश बैठी थी, इतने में यू नो शिप का एक बंदा आया। शिप का बंदा आके बोलता है, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग मैम, इस नीले समंदर के बीच आप कुछ लेना पसंद करेंगी? कशिश पहली बार शिप के ऊपर, हाँ लेके आओ, ऑन द रॉक्स, मिरिंडा ऑन द रॉक्स लेके आओ। उसने ला करके दे दिया कशिश को, कशिश ने पीना चालू किया और पैसे निकाल के दे दिए इस मिरिंडा के। जैसे ही पैसे लेके जा ही रहे थे, जैसे ही पैसे लेके जा ही रहे थे, इतने में वो आई, इतने में वो आई, वो कौन? वो आई, वो आकर के बोलती है, हेलो हेलो एक्सक्यूज मी, इधर आइए, इधर आइए। कशिश सपोज प्लेइंग एन रोल ऑफ एओ, कशिश एओ भी, ये समझ लो। आपने अभी अभी इनकम कमाई, लाइए इस पे टैक्स निकालिए, चलिए
आपने अभी अभी ये कोल्ड ड्रिंक मुझे बेचा, आई एम ए इनकम टैक्स ऑफिसर, यही चेक करने के लिए मैं आई थी। कम ऑन प्लीज, इस पे टैक्स निकालिए, चलिए जल्दी से टैक्स निकालिए। द शिप क्रू मेंबर, मैडम आप शायद समझ नहीं रही हैं, हम शिप पे हैं मैम, आप मुझसे यहां इनकम टैक्स कलेक्ट करना चाहती हैं। यस, मुझे यही चाहिए, अब भी चाहिए, तुम ही दोगे, अभी दो। मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप, मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप, शायद समझ नहीं रही है, आपने शायद इनकम टैक्स पढ़ा नहीं। विजय सर के पास आप जाइए, आपको शायद समझ में आएगा। ओ या है सो फनी, विजय सर ऐसा क्या करने वाले हैं? नहीं मैम, विजय सर आपको सिखाएंगे द इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। मैं कहा हूं? दरिया में, पानी में। आप मुझसे टैक्स कलेक्ट करने का राइट मैडम तब रखती थी जब मैं इंडिया में होता था। मैं कहा हूं? दरिया में, कोई इनकम टैक्स नहीं। आप पढ़ के आइए, इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। मैं कहा हूं? दरिया में। सो व्हाट, शिप तो इंडिया से ही निकला है ना। अरे मैडम निकला कहां से, इसका कोई रिलेवेंस नहीं। मैं कहा हूं इनकम कहां कमाई? दरिया में। इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। इंडिया वो हम पीछे छोड़ के आए, समझ रही है देवी, वो पीछे छोड़ के आए हम। सोच के बताइए, क्योंकि सेक्शन 1 में तो हमें ये लिखा था होल ऑफ इंडिया। इंडिया मतलब क्या? कशिश कह रही है इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। मैं कहा हूं? दरिया में। कोई इनकम टैक्स नहीं। अब यही बात किसकी करेंगे? दीपांश की करेंगे। दीपांश इधर मस्त कोलकाता से फ्लाइट पकड़ते हैं, ये फ्लाइट दिख रही है, ये फ्लाइट दिख रही है। तो दीपांश मस्त कोलकाता से फ्लाइट पकड़ते हैं, ये बैंकॉक जा रहे थे मेडिटेशन करने के लिए, तो इन्होंने फ्लाइट पकड़ी, फ्लाइट पकड़ के फ्लाइट के अंदर में बैठ गए। जैसे ही फ्लाइट के अंदर में बैठे, इतने में वो एयर होस्टेस दीदी आई। एयर होस्टेस दीदी आके कहती, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग सर? दीपांश अपना गांव का बंदा, पहली बार मेडिटेशन करने के लिए बैंकॉक जा रहा था। हाउ, लेके आओ ना, जो है सब लेके आओ। ओके सर, सो एग्जैक्टली व्हाट, आपको क्या चाहिए सर? अपने को कुछ भी चलेगा, आप एक काम करो, मैगी लेके आओ, 2 मिनट में बनती है, मैगी लेके आओ। एयर होस्टेस दीदी मैगी ला करके दी। दीपांश अपना बिल्कुल मैगी खाते ही पैसे दे दिया, पैसे लेके जा ही रही थी, दीपांश खड़ा हुआ, ओ हेलो मैडम, इधर 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 इधर। मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूं, मुझे टैक्स चाहिए। एक्सक्यूज मी, क्या चाहिए सर आपको? मुझे टैक्स चाहिए। टैक्स, अभी अभी आपने मेरे को प्रोडक्ट बेचा, इनकम कमाई, इनकम पे आप मुझे टैक्स देंगे? Oh sir, you must be joking sir, please. You must be joking. हम फ्लाइट में, हम हवा में, प्लीज बैठ जाइए। हम हवा में हो किधर भी हो, मुझे चाहिए, अभी चाहिए, आप दोगे, अभी दोगे। सर मैं कुछ नहीं दे रही आपको, आप शायद समझ नहीं रहे। आपने शायद टैक्स नहीं पढ़ा सर, हम लोगों ने पढ़ा है। इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। हम कहां हैं? हवा में। सो विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी? मैडम मैडम नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, आप बात नहीं समझ रही मैम। मेरे को इनकम टैक्स चाहिए, फ्लाइट तो इधर से ही गई ना। सब फ्लाइट कहीं से भी गई हो, इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। मैं कहां हूं? हवा में। तो भाई साहब आप बताइए, इंडिया को हम क्या अज्यूम करें? जरा बात सोच के रखिएगा, इंडिया को हम क्या अज्यूम करें? इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, हम क्या अज्यूम करें? इज द टैक्स एप्लीकेबल, हां या ना? यस और नो, जल्दी से बताओ।
बिल्कुल कलेक्ट कर सकते हैं। यहां पे सभी बच्चे बोल रहे हैं सर बिल्कुल कलेक्ट हो सकता है। कैसे एप्लीकेबल हो सकता है, इसके लिए आपको मेरे साथ इंडिया का डेफिनेशन पढ़ना होगा। इसके लिए आपको मेरे साथ इंडिया का डेफिनेशन पढ़ना होगा। यस, इंडिया का डेफिनेशन पढ़ना होगा। इंडिया मतलब क्या बेटा? इंडिया में सिर्फ लैंडमास कवर होता है क्या? जरा ध्यान से सुनिए, क्या इंडिया में सिर्फ लैंडमास कवर होता है क्या? आंसर इज नो। लैंडमास तो कवर होता ही है, इनकम टैक्स के अंदर में लैंडमास तो कवर होता ही होता है। इनकम टैक्स एक्सटेंड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। लैंडमास के बाहर समुद्र में अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक के इंडिया एक्सटेंड होता है। पहले 12 नॉटिकल माइल्स तक के, पहले 12 नॉटिकल माइल्स तक के टेरिटोरियल वाटर होता है। पहले 12 नॉटिकल माइल्स तक के टेरिटोरियल वाटर होता है। टेरिटोरियल वाटर मतलब इसके अंदर कुछ आया या इसके बाहर कुछ गया, यहां पे आपको कस्टम ड्यूटी लग जाती है। लेकिन इनकम टैक्स की बात करूं तो इनकम टैक्स 200 नॉटिकल माइल्स तक के फैला हुआ है। पानी, पानी के नीचे या पानी के ऊपर, अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक के इंडिया फैला हुआ है। 200 नॉटिकल माइल तक के कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है, 200 नॉटिकल माइल तक के कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है, वो क्या कर सकते हैं? इनकम टैक्स कलेक्ट करने का पावर रखते हैं। तो सपोज यहां पे कोई शिप थी, यहां पे उन्होंने क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट किया और क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करके यहीं से सेल अग्रीमेंट कर दिया। इंडिया में इस क्रूड ऑयल को लाया भी नहीं, यहीं से सेल अग्रीमेंट कर दिया। अब बताइए क्या इस पे इंडियन गवर्नमेंट इनकम टैक्स कलेक्ट कर सकता है? आंसर इज यस। अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक की इनकम के ऊपर इंडिया टैक्स कलेक्ट कर सकता है। एक बच्चे ने मेरे से फाइनल में एक सवाल पूछा था, सर क्या सिर्फ राइट साइड में अज्यूम करना है? भैया राइट साइड में नहीं, राइट लेफ्ट किधर भी यस। पर सर फिर श्रीलंका के साथ तो 200 नॉटिकल माइल्स नहीं होता, ये उसका दूसरा सवाल था। मैंने कहा बिल्कुल सही, श्रीलंका के साथ 200 नॉटिकल माइल्स नहीं होता, इसी के लिए श्रीलंका अग्रीमेंट, श्रीलंका और इंडिया का अलग अग्रीमेंट है उस चीज के लिए। सो अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, यस ये क्या होगा? डेफिनेटली माना जाएगा, इंडिया माना जाएगा। यस तो जो शिप पानी के ऊपर है राइट या हवा में है, क्या इसमें भी अगर कोई इनकम जनरेट हो रही है तो इसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का पावर है? यस। कैसे होगा, क्या होगा, ये सब आगे के चैप्टर्स है। क्या टैक्स कलेक्ट करने का पावर है? यस, बिकॉज इंडिया एक्सटेंड होता है 200 नॉटिकल माइल्स। इस 200 नॉटिकल माइल्स को टेक्निकल शब्दों में कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या कहा जाता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। डन। सो चेक कीजिए, इंडिया, इंडिया वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया डिफाइंड है और इंडिया का डेफिनेशन आपको डीटी में जितना काम का नहीं है उससे ज्यादा काम का जीएसटी में है। पेज नंबर 7 पे आइए, सेक्शन 225A, सेक्शन 225A। इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया, जितना लैंड मास टेरिटरी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है उतना पूरा। यस, एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर मतलब कितना बेटा? अप टू 12 नॉटिकल माइल। सर 1 नॉटिकल माइल कितना होता है? 1.8472 किलोमीटर्स रफली। यस, इट्स सी बेड, सब सॉइल, अंडरलाइंग वाटर। सी बेड भी कवर होता है, सब सॉइल भी कवर होता है। कॉन्टिनेंशियल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दैट इज 200 नॉटिकल माइल्स। एनी अदर मैरीटाइम जोन एज स्पेसिफाइड बाय द रिस्पेक्टिव एक्ट एंड द एयर स्पेस अबाउट इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर। ये सब इंडिया के अंदर में इंक्लूड होगा। हमें ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, टेरिटोरियल वाटर, ये सब समझने की जरूरत नहीं, कस्टम में काम का है। हमें सिर्फ इतना समझना है इनकम टैक्स पर्पस के लिए कि इनकम टैक्स एक्सटेंड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। इनकम टैक्स एक्सटेंड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इंडिया, रजिस्टर में जाओ, इसी के नीचे अगर आप
सेक्शन 225A India means the territory extend up to 200 nautical miles, extend up to 200 nautical miles, including airspace above seabed. डन है जी, बहुत शानदार। सो सेक्शन 1 में थे, सेक्शन 1 से हमें वर्ड मिला एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। हम और तोड़ने निकल गए, इंडिया मतलब क्या होता है। जब इंडिया में गए हमें समझ में आया कि हम सिर्फ टेरिटरी की बात नहीं कर रहे, हम एक्सटेंड कर रहे हैं अप टू 200 नॉटिकल माइल। तो अगर मान लीजिए यहां पे साक्षी और दीपांश को कोई इनकम जनरेट हो रही है या किसी और एसएससी को कोई इनकम जनरेट हो रही है, तो क्या इंडिया के पास इस पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर है? आंसर इज यस, अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। यस, चलो मालिक, डन। अब आइए हम सेक्शन नंबर 1 से डायरेक्ट सेक्शन नंबर 4 पे चल रहे हैं। सेक्शन नंबर 1 से डायरेक्ट सेक्शन नंबर 4 पे चल रहे हैं, चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन नंबर 1 से डायरेक्ट सेक्शन नंबर 4 पे चलेंगे, चार्जिंग सेक्शन। सर 2 और 3 मैं लाइन से नहीं जाता, जहां जिसकी जरूरत हम वहां जाते हैं। इनकम टैक्सेस पेएबल, for any assessment year at the rate specified by Annual Finance Act in respect of total income of any person in previous year। ठीक इसी तरीके से तोड़ तोड़ के लिखिएगा। इनकम टैक्सेस पेएबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर बराबर। इनकम टैक्स इज पेएबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट स्पेसिफाइड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन इन प्रीवियस ईयर।
डन। बस इसको लिख के रखिए, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर से यहां मिल जाएंगे, क्योंकि ब्रेक के आने के बाद हम इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। यहां ले रहे हैं हम छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपसे जरूर मिलूंगा। आप कहीं मत जाना क्योंकि स्ट्रीम शुरू है।